मूर्तियां वे सब ऐसी लगाएंगी कि एकल उपदेश देती हो, मेरा मतलब है कि कट्टरता को कम करती हो, लेकिन है सब हिंदू मॉडल वाली। चाहे वो रामानुजाचार्य की लगी हो या और भी तो लगी है, बड़ा राजस्थान में किसकी लगी है, किसी भक्ति संत की मुझे जानकारी नहीं, भक्ति संतों की लगी है, भक्ति काल के संतों की। इनमें से अगर लगाई गई हैं तो उन सबका एक ही मकसद है कि सांस्कृतिक राष्ट्रवाद तो बढ़ेगा, रहेगा वो हिंदू ही, लेकिन एकता बनी रहेगी, सॉफ्टेजिम मॉडल बना रहेगा, मेरा मतलब है सौहार्द बना रहेगा, है ना बेटा। इस तरह की मूर्तियां हैं। आवाज जाएगी? हम्म। मंदिर, कल हमने मंदिरों पे क्या पढ़ा बेटा? हम हल्का सा भौगोलिक सीमांकन कर रहे थे। भौगोलिक सीमांकन में हमने इतना पढ़ा कि नागर, वेसर और द्राविड़ कहां कहां है। पॉइंट, सिर्फ हम इतना पढ़ पाए। शायद हम एक टॉपिक पढ़ रहे थे नागर शैली का। नागर शैली मंदिर की स्थापत्य कला है, अर्थात एक स्थापत्य शैली है उत्तर भारत में। हम इसकी विशेषताएं कुछ पढ़ रहे थे बेटा। विशेषताओं में शायद हमने लिखा वर्गाकार, या बेटा बातें नहीं, आयताकार चबूतरा लिख लिया था बेटा क्या? एक आयताकार प्लेटफॉर्म लिखा आपने, इसी में शिखर, आमलक, उर्सरंग लिखे होंगे और एक रेखा देउल या पीड़क लिखा होगा। इसके अलावा इनके शिखर फमसाना प्रकृति के हैं बेटा, शायद ये आपने नहीं लिखा है। पाल शैली में यही लैटिन हो जाएंगे, लैटिना। फमसाना का मतलब है जो शिखर है, शिखर ढालू प्रवृत्ति का है, शिखर ढाल को फमसाना कहते हैं। तो फमसाना ये रहेंगे। इस मंदिर की विशेषताओं में, हाँ, चारों ओर परकोटे बहुत कम मिलते हैं, परकोटे या दीवार या जलाशय इनके सब आसपास नहीं है। सामान्यतः द्रविड़ वाले में और बेसर वाले में मिलते हैं। अधिष्ठान, पीठ, ऊंचा चबूतरा है, इसी पर एक पॉइंट बनता है जगती या जगमोहन बनेगा, जिस पर कोई देवता बिठाला जाएगा, अर्थात जगती पर ये गर्भगृह बनेगा। और गर्भगृह सामान्यतः शिखर के नीचे होता है। शिखर के नीचे से तात्पर्य है कि ठीक उसकी सीध में होगा देवता जहां बैठा होगा, ऐसा परिकल्पना मानी गई है। शिखर के नीचे या शिखर के नीचे सीध में, है ना बेटा, ऐसी बात हम करने की कोशिश कर रहे हैं। एक गर्भगृह बना रहेगा। इस जगह पर सारे पत्थरों में जो बने होंगे, ईंट, पत्थर, लाल बलुआ पत्थर, कुछ में बेटा बेसाल्ट का प्रयोग किया गया है।
कुछ में है, हालांकि गिरनाट बेसाल्ट दक्षिण के मंदिरों की विशेषता है। बेसाल्ट जैसे उड़ीसा के मंदिर है। चुंबकीय पदार्थ में आप बेसाल्ट ले सकते हैं। बेसाल्ट में दरअसल आयरन मॉडल रहता है हल्का सा, और मैग्नेटिक फेम है, चुंबकीय पदार्थ का अस्तित्व तो है। कुछ जगह पर सैंड भी रखी है बीच में बेटा, रेत, दीवारों के बीच में रेत भरा गया है। कल शायद हम यहां से पढ़ रहे थे बेटा, हम पढ़ रहे हैं कि मंदिर का, कल हमने किया भौगोलिक सीमांकन नंबर 1, आज हम क्रमिक विशेषता सिर्फ पढ़ रहे हैं। विशेषता में क्या लिख रहे हैं बेटा, हम लिखा नागर शैली की विशेषता क्या है। तो आप कहेंगे नागर शैली क्या है, ये उत्तर भारत में मंदिर स्थापत्य की शैली है। इसकी विशेषताओं में इसका प्लेटफॉर्म चबूतरा जो बनता है वो आयताकार या वर्गाकार रहेगा। संभवतः ये पंचायतन भी रह सकता है, इसलिए कुछ मंदिरों को पंचायतन शैली में भी मानते हैं। ठीक है बेटा। शिखर वाले हैं, आमलक है, उर्सरंग है, रेखा देउल है, फमसाना शिखर इसका ढाल वाला है, नीचे की ढाल है। परकोटे और जलाशय इन मंदिरों में नहीं होते, बाकी लगभग बेसर वाले में और द्रविड़ में मिलता है। अधिष्ठान या पीठ ऊंचे भाग को कहते हैं, या जो चबूतरा है उस चबूतरे के ऊपर एक छोटा चबूतरा बनेगा, उसी पर एक जगती रखी जाएगी, जगती पर गर्भगृह होगा, अर्थात जिस पर देवता बैठेगा, जहां देवता बैठेगा। और ये सब शुरू में ईंट पत्थर से बनाए गए। उत्तर भारत में ज्यादातर लाल बलुआ पत्थर मिलता है बेटा। बेसाल्ट दक्कन भारत से मंगाई गई होगी, खासकर उड़ीसा के मंदिरों में प्रयोग की गई है। उसके अलावा रेत, मतलब दीवार बनाएगी, बीच में जगह छोड़ेगी, उसमें रेत भरा गया। कुछ जगह पर चुंबकीय मैग्नेटिक पदार्थों का प्रयोग किया गया, संभवतः उड़ीसा के सूर्य मंदिर और लिंगराज वाले मंदिर में इसका जिक्र है, ऐसी संभावना है। अच्छा बेटा, तो इसकी कुछ विशेषताओं को आप लिख लीजिए, एक बार पुनः सुनिए बेटा। मंदिर स्थापत्य के क्रम में हम लिख रहे हैं शैली की विशेषताओं। तो नागर शैली में आपने कहां तक लिखा, ये शायद 5 लिख लिए थे। अब लिखिए बेटा, फमसाना या ढाल वाले शिखर या ढाल वाली छतें, क्योंकि जो हमारे मंदिर होते हैं जाके शिखर बनता है, तो वहां सपाट क्षेत्र होता ही नहीं है बेटा। तो लिख लीजिए फमसाना अर्थात ढाल वाले शिखर, फमसाना या ढाल वाले शिखर, लिख लिया। नेक्स्ट लिखो, इन मंदिरों में परकोटे एवं जलाशय नहीं होते। इन मंदिरों में परकोटे जलाशय नहीं होते। ठीक है बेटा। नेक्स्ट, अधिष्ठान या पीठ, आरंभिक ऊंचा प्लेटफॉर्म होता है, सबसे पहले मिट्टी डाली जाती है उसको बोलते हैं आरंभिक ऊंचा प्लेटफॉर्म होता है। अधिष्ठान या पीठ मतलब जिस पर हम चढ़ते हैं, जैसे ईश्वर को मार के चले, जैसे मंदिर पर चढ़े तो वो सबसे पहले आप कहां चढ़ेंगे बेटा, अधिष्ठान या पीठ पर चढ़ते हैं। संभवतः कुछ पीठों पर चढ़ने के लिए सीढ़ियां बनी हो, कुछ पीठ इतनी छोटी होती है सीधा हमारा पैर वहां पर चले ही जाता है। वो मंदिरों की ऊंचाई की प्रकृति के ऊपर है। अगर कभी कभी मंदिर इतने ऊंचे होते हैं, उनका प्लेटफॉर्म ऊंचा होता है, तो हमें चढ़ना पड़ता है ना। एक और उस प्लेटफॉर्म पे भी फिर एक छोटा सा प्लेटफॉर्म बना होता है, उस पर जगती होती है जिस पर देवता बैठा होता है। मतलब एक तो पैरेलल है जिसे कहते हैं ना पैराकॉन्स, जिसपे उसमें एक परकोटा होगा, एक विशाल प्रांगण रहेगा जिसमें बैठेगा। इन मंदिरों ये सामंत रखे रहते। अगला लिखिए, एक जगती या जगमोहन इसी पर होता है, अधिष्ठान पर। जगती या जगमोहन अर्थात इसके ऊपर भी जो आपने अधिष्ठान लिखा या पीठ लिखा, चबूतरा लिखा, तो आरंभिक चबूतरे के ऊपर एक चबूतरा और बनाया जाएगा जिस पर देवताओं को बिठाया जाएगा। लिख लीजिए, जगती, जगती, जगती भी क्या है बेटा, अधिष्ठान के ऊपर एक छोटा प्लेटफॉर्म है। ठीक है। अच्छा, इसी के ऊपर क्या बनता है, गर्भगृह। जगती के ऊपर क्या बनेगा बेटा, गर्भगृह। गर्भगृह होता है। शिखर, जैसे मान के चल देवता यहां बैठा है तो इसके ऊपर जो मंदिर बना है उस शिखर लगभग सीध में होता है,
ऐसा कहीं रह नहीं गए, कभी कभी देवता दीवार से सटाकर बनाए जाते हैं, है ना, रख दिया जाता है, मंदिर कुछ और बन रहा होता बड़ा प्रांगण में, तो देवताओं को मतलब दीवारों की साइड पे सट मतलब लगा दिया गया है, कुछ इस तरह का जो भी है। अच्छा, क्योंकि गर्भगृह में बैठा है तो गर्भगृह को क्या बोल देते हैं, जगमोहन भी बोल देते हैं इसको, क्योंकि जगती पर है, इसलिए जगमोहन क्या देते हैं, मतलब देवता का बैठने का स्थान है वो जगमोहन या गर्भगृह है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट लिखिए, इसका मसाले में नागर शैली की सामग्री, नागर शैली के मंदिरों की सामग्री प्राय, नागर शैली के मंदिरों की सामग्री प्राय लाल बलुआ पत्थर, लाल बलुआ पत्थर, बेसाल्ट, कोमा शैलकृत चट्टान स्वयं, शैलकृत चट्टान स्वयं, जैसे कि खजुराहो के मंदिर बेटा काट के बनाए गए हैं, शैलकृत चट्टान, तथा रेत, तथा रेत एवं चुंबकीय पदार्थ या लौह तत्वों को, रेत एवं चुंबकीय पदार्थों का प्रयोग किया गया, चुंबकीय पदार्थों का प्रयोग किया गया। नेक्स्ट, इन मंदिरों की विशेषताओं के क्रम में भारतीय संदर्भ में अगर हम देखेंगे, दरअसल क्या है कि एलिफेंटा की गुफाएं हैं, आप मुंबई से लगभग 8.5-9 किलोमीटर अंदर समुद्र की ओर जाएंगी तो एक टापू है, वह एलिफेंटा की गुफाएं हैं, वहां कुछ मंदिर छोटे से बनाए गए हैं। उन मंदिरों में ग्रेनाइट और बेसाल्ट की मतलब चट्टानों का प्रयोग किया है, मूर्ति निर्माण में भी ग्रेनाइट बेसाल्ट की चट्टानों का प्रयोग है, संभवतः यहां से ले गए होंगे, जैसा भी है। वहां जैसे अर्धनारीश्वर की प्रतिमा या गज हाथी निर्माण, मकर वाहिनी, जो कि यहाँ की विशेषता है। इन मंदिरों की एक विशेषता और लिख लीजिए, इन मंदिरों के जो तोरण द्वार होता है ना, तोरण को क्या कह रहे हैं बेटा, प्रवेश द्वार, जो प्रवेश द्वार होता है उसको मैं, जैसे मान के चलिए गेट है, तो इन गेटों पर मकर वाहिनी या कूर्म वाहिनी, तो मकर वाहिनी किसको, गंगा मैया को कहा गया है, और कूर्म वाहिनी यमुना जी को कहा गया है, मतलब गंगा एवं यमुना अवतरण दिखाया गया है, अवतरण का मतलब है उतरते हुए दिखाया गया है इन पर। या संभवतः हर मंदिर पर ऐसा नहीं होता, कुछ मंदिरों पर देवी देवताओं की प्रतिमा किसी, कभी गणेश की लगा दी, कभी हनुमान जी की लगा दी, आजकल तो सब मिश्रित कर दिए, कभी कभी कुछ नहीं किया तो अलंकरण कर दिया है, जैसे कि खजुराहो के मंदिर में है, उड़ीसा के मंदिरों में है, उड़ीसा के मंदिरों में तो वहां की ये सब कुछ नहीं है कुरमुर, वहां तो जितने भी कामुक या कह सकते हैं एक कामसूत्र ग्रंथ है, कामसूत्र की 64 सेक्सुअल कलाओं को वहां पर प्रदर्शित करने की कोशिश की, सारा न्यूडनेस, संभव है ये गंधर्व या यक्ष छेड़ियां रहे होंगे, और इनको उर्वरता की देवी से या उर्वरन या प्रजनन से जोड़ा गया है ना बेटा, इस काल के संदर्भ में है। तो एक तो तोरण द्वार पर क्या बना है बेटा, मकर वाहिनी या कूर्म वाहिनी, मेरा सीधा मतलब है गंगा अवतरण या यमुना अवतरण दिखाया गया, सीधी सी लाइन। तो नोट में लिख सकते हैं, इसको क्या बोलते हैं, गंगा एवं यमुना अवतरण दिखाया गया, गंगा एवं यमुना अवतरण दिखाया गया एट दैट टाइम। बाद के समय में चीजें बदलती गई हैं। अच्छा, किसी हर चीज को उत्पादन के क्रम और राजनीतिक स्थिरता से जोड़ा है, साम्राज्य समय के समृद्ध काल से जोड़ा है, लेकिन ये समृद्ध काल में क्षेत्रीय स्तर पर है। हाँ बेटा, ये विशेषता लिख ली क्या, ठीक है। इन विशेषताओं को बेटा हम जब देखें तो दरअसल एक
ये पूरा सेक्शन है बेटा मलाया खंड। यहां एक सेक्शन है कंबोडिया और एक सेक्शन है जावा। जावा में एक बोरोबदूर मंदिर है बेटा, और ये वैष्णव मंदिर है। एक कंबोडिया में है बेटा, एक महाबोधि मंदिर है, पुरेश्वर मंदिर है। कंबोडिया के मंदिर का नाम किसी को पता है क्या? जो भी अपने एक वैष्णव मंदिर बनाया, और ये दक्षिण भारत में मतलब दक्षिण पूर्व एशिया में सबसे बड़ा मंदिर है। मैं सिर्फ इतना कहने की कोशिश कर रहा हूं कि नागर शैली में जो ये मंदिर बनवाए गए, दरअसल वहां पर भी जो शासक होते थे वो गंग थे, और या फिर कहते हैं ना शैलेंद्र वंशीय शासक थे। जो बोरोबदूर मंदिर बनाया वो शैलेंद्र वंशीय शासकों ने बनाया है, और जबकि जो कंबोडिया में बनाया है वो सूर्य बर्मन के वंशजों ने बनाया है। तो वहां सूर्य बर्मन सेकंड है, यहां सूर्य बर्मन सेकंड है, और ये 12वीं सदी में बनवाया गया। और ये वाला भी बेटा 10वीं और 11वीं सदी। व्हाट, अपने आप पार्क पड़ गया, अजीब कहानी। 10वीं 11वीं सदी में यहां पर शैलेंद्र वंशी शासकों ने बनवाया था। तो सीधी सी बात ये कह रहा हूं कि भारतीय परंपरा के फॉलो करने वाले लोग या हिंदू पद्धति को फॉलो करने वाले लोग जहां जहां साम्राज्य की प्रकृति में विस्तारित थे, जहां स्टेबल कर गए, जो हिंदू कल्चर को मानते थे, उन्होंने मंदिरों को स्थापित कर दिया। कुछ ने बौद्धिज्म महाबोधि बौद्ध मंदिर बनवा दिया, और किसी ने वैष्णव मंदिर बनवा दिया, किसी ने शैव मंदिर। बड़े मंदिरों में बोरोबदूर या कंबोडिया के मंदिर आते हैं बेटा। अंगकोर बाट, अंगकोर बाट मंदिर है। अच्छा, ये मंदिर भी वैष्णव है, सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है दक्षिण पूर्व एशिया का। अब देखिए, तो मैं सिर्फ इतना कहने की कोशिश कर रहा हूं, ये मंदिर कैसे है बेटा? नागर शैली के हैं, ठीक है। लेकिन यहां पर इनके शिखर बदल गए। इनके शिखर पर लेटना शिखर है। लेटना शिखर का मतलब है कि हल्के से ये ढाल थोड़ा सा, आपने जैसे इस तक को देखा होगा तो कुछ छतें सी बनी होती है इन मंदिरों पे, इस तरह से इनके शिखरों पे कुछ और ढाल वैसे रहते हैं। मेरा मतलब है कभी सिलबटें सी पड़ी रहती है, और ज्यादा कहें तो टाइल्स का प्रयोग देखा, कभी कभी टाइल्स की जो छतें बनती है हल्के से ढाल नुमा, इस तरह से टाइल नुमा झोपड़ी नुमा बन गए हैं। कई झोपड़ियां बनी हुई हैं। ऐसे मंदिर आपने नेपाल में देखे होंगे। तो मतलब मैं ये कह रहा हूं कि इनकी शिखर क्या है बेटा? लेटना शिखर है। या कौन से शिखर है? लेटना शिखर। इन्हीं लेटना शिखर का थोड़ा बहुत असर अष्टकोणीय प्रभाव में पड़ता है दक्षिण भारत के मंदिरों में। मतलब उनके शिखर लेटना प्रकार के हल्के से अष्टकोण मतलब कोणीय बने हैं। कई टाइप में देखेंगे आप, बहुत बेहद बड़े हैं, और उन पर भी हल्की से ऐसा लगता है कि नीचे की ओर वो जगह जगह पर झुकाव है, हल्का सा झुकाव दे रहे हैं। जो भी है, मैं इतनी बात समझ लूं कि आप दोनों बात, आपको ये बात समझ में आ गई। और इधर बोरोबदूर का मंदिर जावा वाला अंकोर वाट में, माफी चाहते हैं, कंबोडिया में अंकोर वाट मंदिर किस शैली का है बेटा? नागर शैली का है, पर उसके शिखर बदल गए हैं। ये क्षेत्र विशेष के हिसाब से बदल जाते हैं, क्लाइमेटिकल दशाओं के हिसाब से भी बदल जाते हैं, निर्माताओं के आधार पर भी बदल जाते हैं, है ना बेटा? कुछ हद तक चीजें बदलती रहती है। पॉइंट नंबर तीसरा, अब यह है कि जो भारत में मंदिर है नागर वाले, जैसे कश्मीर में है मार्तंड का सूर्य मंदिर, या सूर्य मातंड, मातंड का सूर्य मंदिर। मैं सिर्फ इतनी बात कहने की कोशिश कर रहा हूं, कश्मीर से लेकर विंध्य सेक्शन तक फैले हुए संपूर्ण उत्तर भारत में जो मंदिर हैं वो कैसे हैं बेटा? नागर शैली के हैं।
ये बात कहने की कोशिश हमने की। तो कश्मीर के मंदिर हो या गुजरात का काठियावाड़ जोन का सोमनाथ हो, है ना बेटा। सोमनाथ मंदिर सोलंकी वंशों से चलेगा, लेकिन बाद में पटेल इसे उद्धार करवाएंगे, मतलब दोबारा बनवाना पड़ेगा अन्य दशाओं। एक ये बनेगा। एक राजस्थान में आप जाते हैं तो बेटा दिलवाड़ा जैन मंदिर देखेंगे ना, हम एग्जाम्पल पे ले रहे हैं। ऐसे तो राजस्थान के लगभग सभी मंदिर इसी के हैं। एग्जाम्पल हम ले रहे हैं कि माउंट आबू के दिलवाड़ा जैन मंदिर की बात कर रहे हैं, ठीक है। दिलवाड़ा मंदिर से लेकर इधर क्या है कि बुंदेलखंड संभाग में चंदेलों के द्वारा कुछ मंदिर बनवाए गए, खजुराहो, चंदेल और गंगों के द्वारा। यहां हम लिख देते हैं खजुराहो। खजुराहो के मंदिर है। दरअसल एमपी में एक जगह है छतरपुर, वहां इनका सेंट्रलाइजेशन हुआ है। मतलब डिस्ट्रिक्ट में अमुक पहाड़ियों है, खजुराहो की पहाड़ियों में हम ये कह रहे हैं। अच्छा, वहां से लेकर एक आप पढ़ेंगे उड़ीसा के मंदिर। सूर्य मंदिर कोणार्क है। एक लिंगराज रहेगा बेटा। एक इसमें तीनों लोग बैठे हैं, वो कौन है बेटा? इसमें बलराम, सुभद्रा और कृष्ण को क्या बोलते हैं? जगन्नाथ। मैं सिर्फ इतनी बात कहने की ये कोशिश कर रहा हूं कि नागर शैली का जो विस्तार है, पूर्वोत्तर भारत को अगर छोड़ दिया जाए, सेवन सिस्टर स्टेट्स को, क्योंकि वहां जो प्रभाव है चीनी बौद्धिज्म मॉडल का है इस जगह पर, हल्का सा, मतलब पाल शैली का प्रभाव है। पाल भी लगभग नागर है। पालों ने ज्यादातर बौद्धिज्म मंदिर को बनवाया है। और ऐसे मंदिर जब बनवाए गए हैं तो उनमें बड़ी बड़ी छतों को प्रयोग किया गया है। अर्थात उनमें या तो लेटना है, अगर लेटना नहीं है तो तोरण के बड़े विकल्प बनाए गए हैं। तोरण क्या, जगह जगह पर छतों के ऊपर ही द्वार बना दिए। हाँ बेटा। तो मेरा कहने का मतलब समझे, मैं कह रहा हूं कि मालवा, विंध्यन, खजुराहो विंध्य सेक्शन का हिस्सा है ना बेटा। तो विंध्यन से ऊपर तक का जो क्षेत्र है वो सबका सब क्या है बेटा, नागर शैली का विस्तार है। एग्जाम्पल में हल्का सा इसको कोट कर लीजिए, इतना तक लिख लो बेटा। ये वाला लिख लिया था? नहीं लिखा तो इससे पहले वाला तो लिखा था ना बेटा। अब लिखिए इसको। हाँ, लिखिए। नागर शैली के मंदिरों में, मंदिरों के द्वारों पर गंगा एवं यमुना अवतरण, गंगा एवं यमुना अवतरण के अलावा रामायण एवं महाभारत की, रामायण एवं महाभारत की लोक देवताओं का, देवताओं का उल्लेख भी किया गया है, या स्कल्पचरिंग की गई है, मूर्तियां बनाई गई हैं, उल्लेख किया गया है। ठीक है बेटा। नेक्स्ट लिखिए। दक्षिण पूर्व एशिया में, दक्षिण पूर्व एशिया कोष्टक, हाँ, दक्षिण पूर्व एशिया में सूर्यवर्मन सेकंड के द्वारा 12वीं सदी में, सूर्यवर्मन सेकंड के द्वारा 12वीं सदी में कंबोडिया में
अंगकोरवाट का वैष्णव मंदिर, अंगकोरवाट का वैष्णव मंदिर, अंगकोरवाट का वैष्णव मंदिर, अंगकोरवाट का वैष्णव मंदिर बनवाया गया, वहीं महाबोधि मंदिर भी बनवाया गया है। महाबोधि मंदिर हमारे कहां पर है बेटा? बिहार में है ना, बिहार के गया में महाबोधि मंदिर। हाँ, वहीं 10वीं 11वीं सदी में, वहीं 10वीं 11वीं सदी में, वहीं का मतलब उस स्थान को नहीं, वहीं का मतलब अन्य क्रम में है। 10वीं 11वीं सदी में, पॉइंट बना लो दूसरा, 10वीं 11वीं सदी में शैलेंद्र वंशीय शासकों ने जावा में, शैलेंद्र वंशीय शासकों ने जावा में, शैलेंद्र वंशीय शासकों ने जावा में बोरोबदूर वैष्णव मंदिर बनवाया था। बोरोबदूर वैष्णव मंदिर बनवाया था। नेक्स्ट लिखिए, नागर शैली का प्रभाव, नागर शैली का प्रभाव बस एक छोटा सा चित्र बनाइए जरा इस तरह का, बना लीजिए, ऊपर लिख दीजिए अपना, जैसे कश्मीर के मंदिर, एग्जाम्पल पे लिख दो मार्तंड का सूर्य मंदिर। हाँ, एग्जाम्पल में लिख लो बड़ा, बस लिख लो मार्तंड का सूर्य मंदिर, मार्तंड का सूर्य मंदिर। फिर लिखो माउंट आबू के दिलवाड़ा जैन मंदिर। अच्छा, जो आपने सूर्य का मार्तंड सूर्य मंदिर लिखा है वहां लिख दो जम्मू कश्मीर, हम क्षेत्र को यहां डिनोट कर रहे हैं बस। हाँ, अब लिखो हाँ, राजस्थान के माउंट आबू में, या राजस्थान के माउंट आबू पर दिलवाड़ा जैन मंदिर, दिलवाड़ा जैन मंदिर। ये भी बेटा सोलंकी वंश के शासक तेजपाल जयपाल ने बनवाया था, है ना। अभी लिखना नहीं है, धंग शासकों ने इसे प्रमोट किया था, राजा धंग थे। अगला लिख लीजिए, ये भी सोलंकियों का है, लिख लीजिए सोमनाथ मंदिर गुजरात, या सौराष्ट्र लिख दो, सोमनाथ मंदिर सौराष्ट्र, सोमनाथ सौराष्ट्र लिख दिया बेटा। अब इधर लिखो खजुराहो, या एमपी के छतरपुर के मंदिर, खजुराहो या एमपी के छतरपुर के मंदिर, एमपी के छतरपुर के मंदिर। कोष्टक भाई नीचे लिख दो, चंदेल एवं गंग शासकों के द्वारा बनवाए गए, चंदेल एवं गंग शासकों के द्वारा, चंदेल एवं गंग वंश के शासकों के द्वारा। ये वंश हैं बेटा, क्योंकि यहां 8वीं सदी से लेकर 12वीं सदी तक मंदिर बनते ही रहे हैं। हाँ, अगला लिख लो उड़ीसा के मंदिर, उड़ीसा में लिख दो भुवनेश्वर का लिंगराज, कोणार्क का सूर्य और पुरी का जगन्नाथ। लिखो भुवनेश्वर का लिंगराज, इनमें सारे मंदिरों को वैसे एक एक करके खोलेंगे भी, क्योंकि थोड़ा सा स्पेसिफिक है, उड़ीसा वाले तो वैसे भी, उड़ीसा सोमनाथ तो वैसे भी चर्चा, ये सारी चर्चा में ही है। हाँ, भुवनेश्वर का लिंगराज, कोणार्क का सूर्य मंदिर, कोणार्क, कोणार्क का सूर्य मंदिर।
अगला लिख लीजिए जगन्नाथ मंदिर, लिख लिया बेटा पुरी का। अब एक विशेषता ये है कि अब सारे मंदिरों को एक एक करके खोल लो, और या फिर तीनों की पहले विशेषताएं पढ़ लेते हैं, फिर सारे एक एक मंदिर को खोलेंगे, क्योंकि इन मंदिरों से हमें आगामी अभी के मंदिरों के निर्माण को जोड़ना है। मैं इतना समझता हूं कि आपको इतना बात समझ में आ गई कि जो नागर शैली की विशेषताएं क्या है और उनके उदाहरण क्या है, छोटा छोटी सी बात। ठीक है बेटा। बेसर शैली, बेटा जो बच्चे ऑनलाइन देख रहे हैं उनके पास आवाज जा रही है या नहीं? कुछ बच्चे तो ना इस समय हो रहा था ऐसा नाश्ता पानी कर रहे होंगे घर पे जो बैठे, सामने रख लिया, क्या पढ़ा रहा है देख रहे हैं, क्योंकि बेचारे की मिसकनेक्टिविटी कभी कभी बीच में डिस्कनेक्ट हो जाता है, तो दिमाग भी खराब हो जाता होगा इस बच्चों का, कि कनेक्टिविटी ना रह पाए तो खासी मुश्किल रहती होगी। पर चाय पानी के साथ पढ़ रहे होंगे, ठीक है। पर चाय पानी के साथ ना पिक्चर देखना अच्छा लगता है, या सीरियल देखना, पर याद करना बड़ा कठिन होता है, क्योंकि क्या शब्द क्या क्या खाने के क्रम में कभी कभी जो लर्निंग पावर है वो उतना ज्यादा सुन नहीं पाते, हम अटेंशन नहीं कर पाते इस चीज को लेकर, है ना। तो बताइए, कुछ और अनुभव बता दो अपने भी। हाँ, चलो कोई बात नहीं, बेसर शैली पर आते हैं। आज ना कह दें तो समय खराब होता है, 4-5 मिनट नहीं, वो वैसे पर्सनल विषय खाम खाम का है। मैं दरअसल क्या है, कल्चर की बात कर रहा हूं, हल्का सा संस्कृति का, मतलब मैं कह रहा हूं कि सभ्यता खूब बदल गई, या तो ऐसा लगता है क्योंकि मैं जिस छोर से हूं, अच्छा एक तो उत्तर प्रदेश से, और ऊपर से मोस्टली जो सेंटर किया अलीगढ़ आगरा या इलाहाबाद को रखा। दिल्ली की दुनिया से जब एक बार जीएस एकेडमी खुली थी 2013-14 में, तब मेंस का इंटरव्यू की तैयारी करने दृष्टि में आए थे हम, उस समय पर जो मॉक टेस्ट जो मॉक इंटरव्यू होते हैं वहां लेने आए थे। और इससे पहले जीएस एकेडमी में हम एक रितेश जायसवाल है, उनसे साइंस एंड टेक पढ़ी भी थी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। ये थोड़ी सी उस दुनिया में हमारी बहुत अच्छी नहीं रही, लेकिन ये कुछ लोग थे, क्योंकि हमें बड़ा डर लगता था इस दुनिया से, मेरा मतलब ऐसे साइंस एंड टेक से। ज्योग्राफी से बेटा मैं जेआरएफ हूँ, हिस्ट्री से मैं जेआरएफ हूँ, पॉलिटी इतना टफ टॉपिक है नहीं, साइंस उधर रह गया, करंट प्रैक्टिकल मोड से गुजरता है। कई जैसे इकोनॉमी रह गया, इकोनॉमिक बैकग्राउंड में कई लोग हमारे मित्र सर्किल में रहे तो काफी अच्छी रही, क्योंकि इकोनॉमी और रीजनिंग सबसे पहले हमने महिंद्रा में पढ़ाई भी थी, तो इतनी ज्यादा मुश्किल थी भी नहीं। सबसे ज्यादा मुश्किल हमें डर लगता था साइंस एंड टेक से, और दूसरा डर था जब मॉक इंटरव्यू दे रहे थे, इंटरव्यू के बाद कभी हम एसएसबी में पास ही नहीं हुए। एसएसबी समझते हैं, सर्विस सिलेक्शन एक बोर्ड होता है, आप जब एनडीए सीडीएस कर जाते हैं तो आपको 4 या 5 दिन के लिए जैसे कि परिस्थिति बने एक एसएसबी देना होता है, जो भारत का सबसे कठिन इंटरव्यू है। आपके सोने से लेकर चप्पल कैसी रखी है तो भी देख लिया जाएगा, आपका व्यवहार का है, आप कपड़े कैसे रखते हैं ये भी देखा जाएगा, चाल ढाल कैसी है, टॉकिंग व्यूज कैसा है, कपड़े का ड्रेसिंग सेंस क्या है, ये सब देखा जाता है। मुझे लगता है आईएएस का बहुत सरल है, बैठेंगे 4-5 सामने बैठेगा, आपकी टॉकिंग व्यूज को, आपके पर्सनल आइडियाज को देखेगा, जो आपके कागज में है वही आप हैं, बस इतनी वेरीफाई करेगा, बात खत्म कर देगा। वो 5 दिन आपको रोकता भी है, एक स्क्रीन टेस्ट लेता है, और स्क्रीन लगभग 1,000 बच्चे एक बोर्ड पे जाते हैं, पास हुए बच्चे। पहली बात तो आप जब समझते हैं कि एनडीए जिस काल में बच्चे दे रहे होते हैं 12th में, सामान्यतः उतनी समझ होती नहीं, कोई बालक अगर समझदार हो भी जाए तो एनडीए में बमुश्किल बच्चे बहुत कम पास होते हैं, अराउंड 700-800, और ये अच्छा खासा पेपर होता है, लेवल होता है 10th के लेवल में। उसी समय एक एससीआरए का भी टेस्ट होता है, रेलवे अप्रेंटिस का, काफी कठिन पेपर होते हैं उस एज में, और या फिर आईआईटी का।
ये 3 फेज हैं, IIT, SCRA, इधर NDA। मर्जी आपकी कहां निकलना है, क्योंकि डायरेक्ट उस समय कलेक्टर तो बन ही नहीं सकते, 3 ही नए विकल्प खुलते हैं अच्छे स्तर के। आजकल तो शायद JEE, EEE या नीट वगैरह कुछ कर दिए हैं, मतलब कॉमन टेस्ट कर दिए हैं, उससे पहले ये कॉमन चल रहे थे टेस्ट। तो जिस व्यक्ति का जैसा रुझान हो उधर ही जाएगा। हमारा रुझान लगभग शुरू से ही ऑफिशियल का था, पहले तुनक थी कि ब्रिगेडियर बनेंगे, एनसीसी ले लिए, सी सर्टिफिकेट हुआ, सब कुछ हुआ, एनसीसी सी सर्टिफिकेट बी ग्रेड के जरिए स्पेशल एंट्री के थ्रू भी होती है। किसी बच्चे ने सुना हो तो स्पेशल एंट्री भी होती है, स्पेशल एंट्री के थ्रू 2 बार गए, 2 बार CTS के थ्रू गए, लगभग 1 बार इंडिया, हमने 5 बार SSB दिया, 1 बार हम पास नहीं कर पाए। मतलब इतना वाहियात व्यक्ति, मतलब हमसे कभी ग्रुप डिस्कशन तो हुआ ही नहीं, सबसे बड़ा डर हमारा था ग्रुप डिस्कशन। 2 बार तो इसी बात पे निकाल दिया कि हमसे स्क्रीन टेस्ट दे दिया, सब लोग तो कॉपी लेके लिखने लगे और हम अभी देख रहे हैं कि क्या करना है। मतलब हमें इतना ही नहीं पता कि उस चित्र की एक्सप्लेनेशन हमें देना ही नहीं देना, बस चित्र देखा हमने क्या है, सब लोग लिख रहे थे, उनका अपना अपना एड्रेसिंग कर रहे थे, क्योंकि थोड़ी चीज दूरी मेंटेन की जाती है, कोई किसी को कॉपी ना कर पाए। सबने तो पर्चे जब बाद में पता चला जमा हो गए, क्या है तुम सबने लिखा भी है, हमने अपना नाम एड्रेस जो कोड होता है, रोल नंबर वगैरह वो भी नहीं डाला, क्योंकि प्लेन पेज था। हमने कहा कोई आएगा, बोर्ड जैसे बोर्ड है इस तरह से, व्हाइट बोर्ड था, ये नहीं था। हमने कहा कोई आएगा कुछ बोलेगा तो पढ़ेंगे, हो सकता है कोई इंस्ट्रक्शन दे रहा हो। साफ ये था कि सीधी बात हमें नहीं पता थी कि SSB वगैरह ये सब होता है। अच्छा, गांव में जहर में जब आप टेस्ट पास कर लें तो माता पिता को लगता है बोले आप बन गया, ऑफिसर बन गया, तो रिश्तेदार में ये चीज चलने शुरू हो जाती है, बनो ना बनो, बस इंटरव्यू पास होना हो, बस टेस्ट हो गया, बोले हो गया, तो एक हवा चल पड़ती है वैसे ही तुनक में। पर जो जिम्मेवार वैसे लोग होते हैं तो उनको लगता है कि NDA पास किया, संभव तो कुछ कर सकता है, तो उन्होंने पापा से बोला, बोले इसको बाहर भेज दो। हमने कहा पापा हम बाहर नहीं जाएंगे। बोले अब तो जानो पड़े हो। मैंने कि जबरदस्ती थोप रहे हो। बोले कितने पैसे चाहिए? तो द कैलिवर डिफेंस एकेडमी है, आनंद विहार के पास में आए थे, बड़ा आनंद विहार से उतर के हमें पता नहीं कहां गए, पर नाम है द कैलिवर डिफेंस एकेडमी, दिल्ली में है कहीं भी, जितनी जानकारी नहीं बेटा। तो वहां ले आए, रेफरेंस था, एक भैया थे जो जॉब करते थे, लेक्चरर थे, पहुंच गए। तो उसने फीस बोली 25,000 रुपए सिर्फ 1 महीने की, और दरअसल क्या है कि उसी समय से आपको मॉक इंटरव्यू कराने होते हैं, और 175 रुपया डेली खाने का लगता था। बोले ओ इतनी फीस, ऐसे कैसे नहीं? तो मेरे बोले एटा में हमारे गांव में एक व्यक्ति पढ़ाता था, उसके यहाँ भेज दिया। अच्छा, कभी कभी ना मिसगाइड जो सीनियर होते हैं या आपके टीचर होते हैं वो भी कर देते हैं। अपने अनुभव से तो इतना तक सीखा, अगर आपने टीचर का सिलेक्शन ठीक भी नहीं किया है तो बहुत हद तक असफलता का दायरा आपका वहां से भी है, क्योंकि बालक तो बहुत इमोशन ऐसे बहुत सीधा साधा होता है, हमें कुछ पता ही नहीं है, तो जैसा टीचर बताएगा भाई सही लगेगी। और उस समय की दुनिया आज की तरह यूट्यूब वाली तो थी नहीं, लगभग अगर जिस काल में हम दे रहे थे 2007 में दे रहे थे बेटा, हम 2007 में हमारी इंटर हुई थी, उसी समय हमने दिया था। अब सोचिए जिस काल में हम दे रहे उस समय इतना नहीं था, आज का फेज है ये जो चलने लगा है, और था भी तो सीधी बात समझ ली उस समय पर हमारे पास तो कीपैड वाला भी नहीं था, मोटी बात ये है। तो ये सारी स्थितियां, मैं सिर्फ इतनी भर कहने की बात कर रहा हूं कि सिलेक्शन जब आप कर रहे हो तो सबसे बड़ा पॉइंट रहता है कि आप क्या पढ़ रहे हैं, पॉइंट मेरा मतलब है आपकी बुक्स क्या है, दूसरा बात आप किससे पढ़ रहे हैं। अगर पढ़ रहे हैं, कोचिंग ले रहे हैं, गाइडेंस इसको कहते हैं। कभी कभी ना कोरे भ्रम में लोग बच्चों को सिर्फ घुमा रहे होते हैं, ये दुनिया वो दुनिया, यूपीएससी कोई लिंक नहीं है। एग्जाम में बैठे बहुत सारे, कितने लोग बैठे होंगे यूपीएससी में, मोस्टली लोग, मेरे बहुत सारे लोग फ्रस्ट्रेटेड हैं वैसे ही, वो खूब फेंक रहा होता है, किसी को पूछे बोले कितने साल से, बोले इतने साल से पढ़ा रहा हूं, पर अभी तक उसको इतना समझ नहीं आया कि हमारे एरिया कितने होने चाहिए जहां पर क्वेश्चन बन पाए। बस स्टूडेंट को घेरना क्यों है, जब उसे सीधा सीधा कॉपी से पढ़ करके जितना 4-6 किताब अपने पढ़ी, बल्क में नोट्स बना लिए, सीधे सीधे कॉपी कर दिए, फिर बच्चे फंसते हैं। मैं जहां तक समझाऊं कि नोट्स की दुनिया में बच्चे बहुत ज्यादा पढ़ नहीं पाते, शुरू शुरू में तो करंट में तो ले लेते हैं, लेकिन जब बात पढ़ने की आती है, आपसे कह दिया नोट्स ले आओ तो ले आएंगे आप भाग के, पढ़ेगा कौन? आपसे कह दिया बेटा किताबें ले आओ, बोले पढ़ेगा कौन? अभी तो लिख दे तो अभी ले आएंगे आप सब लोग। कितना क्रेज बना रहेगा ये जरूरी नहीं है,
इसीलिए तो कहा जाता है कि जो बालक बहुत डिटरमिन्ड है, क्योंकि हर दिन चुनौती का, 3 दिन आपको लगेगा बहुत अच्छा है, एक दिन कहेगा छोड़ो यार अगले दिन कर लेंगे, अगले बार लगेगा अगले दिन कर लेंगे, एक दिन कहता है बोले कोई बात नहीं पेपर आएगा तब देख लेंगे। ये सब झूठी दुनिया है। आज आप मोटिवेशनल है, कल डिमोटिवेट भी हो सकते हैं, कोई परेशानी भी आ सकती है, क्योंकि आप समाज में रह रहे हैं, समाज के दायरे घटते बढ़ते रहते हैं, प्लस या माइनस। ऊपर से आपको अपने आप से जंग लड़ रहे हैं कि अपने आप को सेल्फ कंट्रोल, कंट्रोल मायने नहीं बिखरने देते, पढ़ रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं, कई मायनों में है। अगर बिफरते भी है तो एक लिमिटेशंस में जाते हैं, फिर रुकते हैं। ऐसे में बैलेंस करना स्टूडेंट का काफी मुश्किल होता है, मतलब बायोलॉजिकल हवाएं भी प्रभावित करती है। तो ऐसे में काफी अपने आप में एक जंग भरा समय होता है। ऊपर से सोशल प्रेशर, ऊपर से नौकरी का प्रेशर, ऊपर से मार्किंग वैल्यू, क्योंकि इस समय बच्चे एकेडमिक में भी, एक तरफ उनको नंबर का डर, ऊपर से तैयारी का डर, इधर से समाज वालों का, ऊपर से तुनक है मोटिवेशन की, गिर जाते हैं। और ऐसे में बहुत बैलेंस करके बालक का चलना काफी कठिन होता है। तो मेरा मतलब नो योरसेल्फ, वैल्यूज, बुक्स, टीचर, ये सब बैलेंस में होने चाहिए। किसी ने भी मिसगाइड कर दिया तो आपकी 1-2 साल गुजरी वहीं खत्म हो जाएंगे, क्योंकि मोटिवेशन आएगा, है ना। ये याद रखिएगा, सबसे बड़ा पॉइंट होता है कोचिंग की दुनिया में टीचर का। इंफ्रा इतना बड़ा रोल नहीं है, इंफ्रा तो बहुत बड़े बड़े हैं, आप कहीं भी चले जाइए इंफ्रा बेहद बड़े बड़े हैं, बहुत बड़ी संख्या में बच्चे हैं। एक एक कोचिंग के नेटवर्क से मैं कल देखा था, तो बोले कितने बच्चे, बोले 1.5 लाख जुड़े, मतलब 1.5 लाख बच्चे सुन रहे हैं। मैं अपनी बात बता रहा हूं, मुझे तो मेरा बेटा सेकंड क्लास थी कल सीधी बात तो ये, तो मैंने कहा अच्छा, तो समझ आया कि इनमें से कितने बच्चे आइए इसमें। कुछ तो लोग रेफरेंस से भर्ती हुए बिना उसके, क्योंकि वो पढ़ा रहे हैं, वो रेफरेंस। बात ये नहीं पढ़ा रहे हैं, बात ये कि क्या पढ़ा रहे हैं, सिर्फ इतनी भर बात है और कुछ नहीं। पढ़ाने के लिए तो आजकल क्या है, पीपीटी फॉर्मेट कर लीजिए, 4-6 किताबों से बीच बना लीजिए, पीपीटी बड़ी अच्छी बनेगी, नोट्स बड़े हैवी हो जाएंगे। वो जो आप डेलिब्रेट कर रहे हैं, क्या स्टूडेंट उसे कितने डाइजेशन क्रम में है, उसके अनुपात में कितना पढ़ पा रहा है, क्या एप्लीकेशन ले पा रहा है, नहीं ले पा रहा है, काफी बड़ी मुश्किल है। मैं अभी भी यहां से इतना थोड़ा सा पैनिक हूं कि मैं अभी तक आपको अप्लाई करना नहीं सिखा पाया, अभी तक नहीं सिखा। इस क्लास जो मिली है केवल 12 या 13 क्लास मिली है टोटल कला संस्कृति के लिए। ऐसे में सिलेबस कराना भी बड़ा कठिन होता है। इसे बोलते हैं चलाओ और भगाओ बहन। बहुत हद तक कुछ चीजें अगर इनको मैं बहुत ज्यादा फास्ट करूं नहीं, बहुत हद तक उड़ जाएगा आपके दिमाग से। जैसे मान के चलिए जो पीपीटी में आपको दिया, पीपीटी में लगा लेता हूं, कोई पीडीएफ, मैं उसको पढ़ता रह रहा हूं, देखिए आप कितना समझ आएगा आपको। बहुत समझ में नहीं आता। जितना स्लो चलेंगे तो हर बात बच्चे को एक बार देखी पढ़ी जरूर होती है, भले ही भूल जाए, पर उसके दिमाग में होता है हाँ ये शब्द बोला था सर ने, ऐसा शब्द बोला था, ये शब्द बताया था, थोड़ा बहुत टूटा फूटा तो याद रहता ही। अगर वो बैलेंस लगातार रिवीजन करता है, टेस्ट अटेम्प्ट कर रहा है, अभ्यस्त हो रहा है, तो संभव है मेंटेन कर ले। रोक भी लेते हैं बच्चे। डेटा भूलने की आदत तो सबकी है, रोबोट तो है नहीं कोई बालक। तो हमारा सीधा मतलब है जितना आसान हो सके, जितना छोटा हो सके, उतना रेलिवेंट रखो। क्यों उसको घुसड़ रहे हो अंदर दिले जाके। आज का बालक परेशान बहुत है। अच्छा, न्यूज़पेपर कितने बच्चे पढ़ रहे हैं? सारे बच्चे ठीक ठाक वाला न्यूज पढ़ रहे हैं? तो ये तो नहीं पढ़ रहे कि बगल में क्या चल रहा है, कि उसमें घर में आग लग गई, 3 मर गई, है नहीं, बगल वाली छोरी भाग गई, दूसरे की बीवी उधर से सेट हो गई, कूट कुटाई। ये न्यूज नहीं है। मेरी सीधा मतलब है कि आप या तो लेख आर्टिकल पढ़िए जो आपका लोकल न्यूज पढ़ भी रहे थे, और या फिर कोई जैसे बिजनेस वाला है, द बिजनेस चलता है, द हिंदू रह रहा है। मेरा मतलब है हिंदी में ऐसा कोई लगभग मुझे न्यूज नहीं लगती जो एक कॉमन नेचर वाली एक आर्टिकल बनाए, लेख बनाए। हिंदी में क्षेत्रीय न्यूज बहुत है, नए नए अखबार, नए तरीके। इसलिए आप जो बच्चे किसी को पढ़ भी रहे हो, तो बीच में से जहां जहां लेख मिल रहा हो तो पढ़िए बेटा, थोड़ा बहुत। क्योंकि हर सूचना बड़ी ग्लैमर वाली नहीं होती। न्यूज वाले तो कुछ भी भर देते हैं, एक जगह बिजनेस वाला भर देंगे, कुछ नहीं, एक सेक्सुअल पार्ट दिखा रहे हो, कोई जो उनको जो दिखाना होता है तो दिखा रहे हो। जो ज्यादा पैसे देता है, जो रंगीन करते, उसी पेज को रंगीन कर देते हैं और सबसे पहले फ्रंट पे ला देते हैं। कभी कभी एडवर्टीजमेंट भी एक पूरा पेज भर देते हैं, एडवर्टाइजमेंट भी वैसे ही। तो ये दुनिया आपकी नहीं रहेगी। अब आपके पास, सबके पास गूगल भी है बेटा, यूट्यूब भी है,
जब करंट से इतना अपडेट रहा करो कि क्या घटना घटी थी, उसकी रिपोर्ट क्या है बस। अगर आप रिपोर्ट सेल्फ नहीं निकाल पाते तो आप अभी भी प्रॉब्लम में है। पीआईबी कितने बच्चे पढ़ रहे हैं? किसमें? नहीं, पीआईबी में, पब्लिक इंफॉर्मेशन ब्यूरो में। हाँ बेटा। अच्छा, समरी पढ़ते, थीम। इसीलिए तो कह रहे हैं कम से कम 4-6 क्लास ऐसी मिली जिसमें पहली बात तो मैं ये बताऊं क्वेश्चन का ड्राफ्ट क्या है, नंबर 1। दूसरा मैं ये बताऊं कि किस बच्चों को कौन कौन सी रिपोर्ट्स पढ़नी चाहिए, और 4-6-10-20 में स्वयं निकाल के दिखाऊं, तब तो आपको समझ आएगा। मैंने कह दिया रिपोर्ट पढ़ लेना, ये सब तो बस बिखेरने वाली बात होगी। कैसे पढ़ लेना बोले, कह दिया पढ़ लेना, तो कठिन होता है किसी बच्चे को समझना। 4-6 बार अगर बता भी देते तो संभव तो उसकी आदत का हिस्सा बने, है ना बेटा? चलो, करंट की मैगजीन कोई है साथ में? जरूर पढ़ो, आपका एग्जाम हो या ना हो। इसका मतलब है जिस, बहुत से शब्द ऐसे हैं जब आप 3 साल पहले पढ़े होते हैं ना, आज के समय में सिर्फ नई चीजों को जोड़ना होता है, नया कुछ पढ़ना नहीं होता बेटा। इसीलिए पढ़िएगा, करंट जरूर पढ़ो, चाहे वो किसी भी फील्ड की हो, इकोनॉमिक बेस हो, सोशल बेस हो, साइंस हो या पर्यावरण का, पढ़िए जरूर। चलिए, बेसर शैली। बेसर क्या है बेटा? तो आपने क्या कहा कि मालवा और विंध्यन से नीचे तथा कृष्णा नदी के ऊपर वाला क्षेत्र, यही तो कह रहे थे बेटा आप? तो सीधा क्या कहते हैं, ये क्या है? दक्कन भारत है। तो मोटा मोटा क्या कह रहे हैं कि आप विंध्य से लेकर कृष्णा नदी के बीच का जो क्षेत्र है वो दक्कन है। और दक्कन भारत में कौन सी मंदिर स्थापत्य शैली है? वेसर शैली है। पॉइंट। इतना और संज्ञान रखें बेटा, जो यहां की शैली है वो इधर नागर वाले की और द्रविड़ वाले का क्या है? मिश्रण है। तो ये क्या कहते हैं बेटा? ये नागर एवं द्रविड़ की मिश्रित मंदिर स्थापत्य शैली है। मंदिर स्थापत्य शैली है। ठीक है बेटा? पॉइंट नंबर 1। क्योंकि इस सेक्शन में है, तो यहां आपने कभी एक सुना ना, विजयनगर, बहमनी साम्राज्य, है ना? तो क्या विजयनगर की जो शैली होगी या हम्पी की जो शैली होगी या होयसल की जो शैली होगी, वो सब क्या होंगी बेटा? क्षेत्र के हिसाब से मोटा मोटा रखें तो क्या कहते हैं बेटा? होयसल। आप इसे कर्नाटक कह सकते हैं। अच्छा, विजयनगर। विजयनगर क्या था बेटा उस समय पर? आंध्र प्रदेश का हिस्सा होता था। अब महाराष्ट्र कर्नाटक तीनों का हिस्सा रह गया है क्षेत्रीय आधार पर। तो विजयनगर शैली या इसे हम्पी कह दे। एक तो होयसल मंदिर अपने आप में है, होयसल में बना हुआ है। एक आप एहोल मंदिर सुना है क्या? ये भी भगवान विष्णु का है। विजयनगर में आपने सुना होगा कि हजारा और विठल स्वामी का मंदिर। होयसल वाला हो या हम्पी मंदिर हो, और या फिर आप, दरअसल क्या है कि एक चालुक्य रानी लोक महादेवी को आपने पढ़ा हो कभी, या रानी रुद्रांबा को पढ़ा हो, तो उनकी मां ने, चालुक्य रानी लोक महादेवी ने, दरअसल एक पट्टडकल का विरूपाक्ष मंदिर बनवाया। कर्नाटक में है पट्टडकल का विरूपाक्ष मंदिर।
और सारे मंदिरों में आप एक आइडिया सुनेंगे, जैसे राजस्थान में चलता था छिताई वार्ता। छिताई वार्ता एक चित्रकला पेंटिंग है, ऊपर वॉल पर, दीवार पर या छतों पर लगाई गई छिता वार्ता एक पेंटिंग है। छिता वार्ता होती थी यहाँ पर, और एक लेपाक्षी कला चलती थी यहाँ। यहाँ कला कैसे चलेगी बेटा? लेपाक्षी। लेपाक्षी दरअसल एक चित्रकला है जो मंदिरों की दीवारों पर रामायण या महाभारत के चित्रों का अंकन है, सीधी सीधी सी बात। मतलब इतना कह रहा हूं कि लेपाक्षी कला का यहां से उदाहरण है। अब हम पढ़ते हैं इसकी विशेषता क्या है। तो पॉइंट, ये तो उदाहरण हुए बेटा, ये लोकेशन हुई, विशेषता हुई। इसकी विशेषता के परिप्रेक्ष्य में देखें तो कैसी विशेषता है बेटा? दरअसल इसका जो बेस है या तो गोलाकार है ना बेटा, और या फिर ये अर्धवृत्ताकार है। इसका बेस कैसा है बेटा? या तो गोलाकार है, आप इसको आधार या चबूतरा कह दीजिए। इसका जो प्लेटफॉर्म है इस फ्रेम में बना होता है। सामान्यतः ये सारे मंदिर स्टार नुमा लगते हैं देखने में। स्टार नुमा क्या बोल देते हैं बेटा? तारे नुमा। तारे नुमा, इन्हें पंचकोणीय या षटकोणीय लगते हैं कभी कभी। षटकोणी, क्योंकि द्रविड़ शैली का भी प्रभाव है, तो पट्टेडकल का विरूपाक्ष मंदिर अष्टकोणीय है, क्योंकि ये मिश्रित है। इसकी एक विशेषता नहीं रहेगी, दोनों ही विशेषता रह सकती है। तो कोण अष्टकोणीय है। प्राय ये मंदिर छोटे होते हैं नागर से और द्रविड़ से, लेकिन इसमें छोटे मंदिर होते हैं। यहां दरअसल एक लक्ष्मण मंदिर बनाया जाएगा कर्नाटक में, तो वो सामान्यतः बड़ा है। उसके बाद में पट्टडकल का विरूपाक्ष आता है। अच्छा, इसकी जो विशेषता है, मेन विशेषताएं ये है, ये एक मिश्रित शैली है नंबर एक, ये गोलाकार या वृत्ताकार शैली पर है, तारेनुमा लगती है, प्राय छोटे मंदिर होते हैं। इनमें भी गोपुरम एवं मंडप का प्रयोग किया गया है, जो कि द्रविड़ शैली का हिस्सा है। पहले हम उसको पढ़ लेंगे, शायद संभव आपको याद आ जाए। गोपुरम का प्रयोग है, गोपुरम पर छोटे हैं। मंडप का प्रयोग है। देखिए जरा बेटा, आपने पीडीएफ पढ़ के आए थे मंदिर वाली क्या? हाँ, तो सारी पढ़ के आना, तभी समझ आएगा। और नहीं भी पढ़ी होगी तो भी समझ आएगा। मैं तो वैसे भी बड़ा होले होले पढ़ा रहा हूं, है नहीं? होले होले से ही सब कुछ, दवा दया दुआ। एक गाना भी तो है बेटा ना, जरा सा गाना बता दीजिए। हाँ, होले होले से हवा चलती है, आगे। मतलब ठीक ठाक लगता है। ऑल ओवर बात यह है कि थोड़ा सा प्रैक्टिकली लगता है। छोड़ो, प्रैक्टिकली से बात याद आई। आज दरअसल मेट्रो में आ रहे थे, तो सभ्यता देखिए, जिस सभ्यता की बार बार जिक्र करने के दरअसल क्या है, जिक्र करने का मन कर रहा है, पर वो वाहियात है। वाहियात ये है, बेटियों के ऊपर ही है। जब से नोएडा से बैठे, तो दरअसल 3 बार हमें बदलना होता है। पहले आप 51 आएंगे, 51, वहां से राजीव चौक, राजीव चौक से ये कश्मीरी गेट, कश्मीरी गेट से इधर। मतलब काफी घूम घाम के आना होता है, और घूम घाम के ही जाना होता है। फिर इधर से सीधे करोल बाग, करोल बाग से फिर मुखर्जी नगर, मुखर्जी नगर से फिर उल्टा जाएंगे। मतलब पूरे दिन चलते फिरते रहते, ऐसा लग रहा है एवन बतूता हो गए। अब पॉइंट देखो, और गंदा है। दरअसल क्या है, आजकल ना, मैं बड़ा नजदीक से देखा कुछ बेटियों को। दरअसल क्या है, कपल को देखा, लविंग कपल को, जब डेट पर जा रहे होते हैं या मैचिंग क्रम में होते हैं, सामान्यतः उनका जो काजल होता है यहाँ की बजाय यहाँ लग जाता है, मतलब सजने के क्रम में। मुझे ये समझ नहीं आएगा, सामान्यतः हमारी माँ तो ये कहती थी काजल लगाने से आंखें स्वस्थ रहती हैं, बड़ी हो जाती है। लेकिन वो काजल यहां ना लग के यहां लगाए। नंबर एक, एक तो बड़ा सा ऑट्स लगा। चलिए, चल गई बात, कोई दिक्कत नहीं हुई।
दूसरा, दरअसल हमारे साथ एक मित्र आते आते हैं, पीयूष सर, जो फिलहाल कैरियर विल ऐप में रीजनिंग पढ़ाते हैं। अच्छा, वो साथ में आ रहे थे। फिर दरअसल क्या है कि उनकी जो चुम्मा चाटी शुरू हुई वो सबके सामने पब्लिकली शुरू हो गई। मैंने कि वाह, हाउ टू ओपन मोड। कभी कभी ऐसा हमें लगता है, मतलब हम किस दुनिया में थे, हम क्यों नहीं कर पाए। तो ऐसा ये बोला। अच्छा, दर्द इस बात का नहीं है वो कर रहे हैं, दर्द इस बात का है कि हम क्यों नहीं कर पाए। अब देखिए कितना नेगेटिव परसेप्शन बना, केवल उसी स्टिमुलेशन से देखा। अच्छा, फिर पीयूष सर बोले, बोले सर एक और गलती कर लीजिए। मैंने कहा सर गलती के लाइन से खिसक गए हैं, याद रखिए आप टीचर हैं, अगर किसी ने उंगली उठा दी ना तो सहज आप खत्म ही हो जाएंगे, ये बहुत बुरा परिणाम होगा। हमने कहा ज्यादा बढ़िया है, बैलेंस बैलेंस। क्यों आतुर हो रहे हो बेटा, कराएंगे हम। 2 बार आपसे कह चुके हैं, एक बार आपसे कहे थे, कोई ढूंढी क्या है। अच्छा जो सुनो, मेरा माफी चाहता हूं, मजाक कर रहा था। अब एक बात, दूसरा बेटा, आपके जो इधर वाले से आई थी कश्मीरी गेट से, इधर से भी, इधर से तो और ज्यादा आती हुई। एक चलो किसिंग सीन तक तो ठीक रहता है, पर प्राइवेट मॉडल तक चले जाना एक काफी खतरा। अच्छा, कोई कुछ कह भी नहीं रहा है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि सब पास में खड़े हो, सब देख रहे हैं। मैं प्रोफेसर को देख रहा हूं, वो हमें देख रहे हैं। मैंने कहा हमें क्यों देख रहे हो, इधर देखिए ना। अच्छा, हमने कहा ये दुनिया आपकी नहीं। अच्छा, जो कपल जिसमें होते हैं ना, तो कहते हैं ना वो, उनको दुनिया से मतलब नहीं होता, वो अपनी ही अगली दुनिया में होते हैं। तो मैंने कहा इसको रोक कर पूछते हैं, ये जो आपने ट्रेनिंग पाई, फैमिली से पाई या नहीं। हमारी फैमिली तो, हमारी माँ हमेशा कहती थी जब जब पढ़ने जाते, बोले बेटा ना शहर की हवा बहुत ठीक नहीं है। एक आध से अगर किसी ने लाइन लगाई भी, कुछ रिश्तेदार की ओर से कॉल भी किया, तो हमारी बहन ने कहा, हमारी जो कुछ सिस्टर होती है उन सिस्टरों का भी रोल रहा है इसका, मतलब कहते हैं ना हमारे रोल को तोड़ने में। बोले आज से फोन मत कर दियो, चुड़ैल कहीं की। मतलब उस बेचारी को गाली, एक आध बार फोन करती उसको भी गाली दे दी। मतलब साफ ये तो, कभी माओ का रोल कभी बहनों का रोल तब तक रहता है जब तक उनको ऐसा लगता है कि सारी नियम में रहे, कंट्रोल कंट्रोल। गांव की कुछ शैली बेटा यही है, गांव को लगता है कि मिसलीड हुआ संभवतः बहुत कुछ खत्म कर देगा। शहर की हवाएं थोड़ी सी ओपन रही, इन हवाओं के परिचय में बहुत ज्यादा एड्रेसिंग हमारा रहा नहीं। और अभी है तो सीधे सीधे उस मॉडल में सीधे टीचर भी बन गए। और टीचर की एक अपनी मर्यादा होती है, तो कोई बात खुली नहीं कह सकता, कहेगा तो पता चला बहुत कुछ खत्म हो जाता है इन लाइनों में। तो किसी ने आजकल ये देखते हैं, अच्छा ऊपर से ड्रेसिंग सेंस, पहले जो चला था फटने, कपड़े फटने का, वो तो यहां तक से शुरू हुआ, पहले अब घुटने पे आ गया, किसी का यहां पर आ गया। आपके जो बच्चे पहन रहे हैं कपड़े, उनका पहनते पहनते यहां तक मैं साइड में देखा, मैंने कहा अजीब हुआ। कोई बात नहीं, आने वाले समय में यहां भी फट जाएगा, बस सीधी सीधी बात रहेगी कि फ्रंट सीधा दिख रहा होगा। कपड़े की ड्रेसिंग सेंस देखिए, हम सिर्फ इतना कह रहे, इसे बोल रहे थे। अच्छा, टॉपिक था सभ्यता का। अच्छा, पीयूष सर भी बोल रहे थे। अच्छा, ऊपर से ना खुद उनकी जो महिला मित्र हैं वो और ज्यादा अपाक है। हमने कहा दूसरे पे कमेंट करने से बढ़िया है आप अपने महिला मित्र को देख लीजिएगा। हम उनके साथ एक बार देखे थे, तो पता ना इतना कुछ हमने, अच्छा ना, हमें इतना बहुत ओपन देखे नहीं है इस दुनिया को। और ऊपर से सिगरेट में, बाद में पता चला अंडर बियर और मोड। अच्छा, वो ऊपर से शेयर करने के मोड में, बोले सर बियर टेक इट। मैंने कहा मैडम जी धन्यवाद। हमने कहा सर हमें चलने का इजाजत दीजिए, हम चलते हैं। बोले क्यों। हमने कहा देखो, आप तो प्लेजर मोड में है, हमारा क्या। तो मैंने कहा हमें तो जाने दीजिए, तो हमें इस लाइन में क्यों लिए। तो बोले अच्छा ठीक है। बोले कहाँ जाना। मैंने कहा नहीं नहीं सर मेरा काम है, दरअसल एक मीटिंग है। और कोई मीटिंग, हमें इधर से जाना था, क्योंकि खुद हाइपर होंगी, वो दशाएं क्रिएट होगी, मेंटली सेट उसी ऑर्डर में जाएगा। तो आप चले दीजिए, ये सब दशाएं ठीक नहीं। माफी चाहते हैं, बस इतना ही जिक्र करना था। और वो मेन बात थी काजल की, तो काजल यहां से चढ़ के इधर आ गया, इतनी सी बात थी। अच्छा, इसका औचित्य क्या है, आप तो जानते हो कि बेटी हाँ लाइनर है, तो वो लाइन यहां भी तो की जा, यहां भी कर लो, यहां भी कर लो, तो भूतनी लोगोगी। तो दिक्कत ही हो जाएगी।
तो दोनों जगह अगर काला या ब्लैक नीला, दूसरा असर ये भी है, ब्लैक हो चलेगा भी, किसी जगह पर तो नीला भी है। इतना भी उतना एक्स्ट्रा जब हो जाता है ना तो बड़ा रूड लगता है। जो ब्यूटीनेस है वो कॉमन है बेटा, आप सभी में सुंदर रहता है। इतना ओवर, एक होता है ओवरफ्लो, इतना ओवर करने का क्या जरूरत। सही भी है भैया, जो व्यक्ति जिसको जैसा पसंद आए तो उसमें हम क्या कर सकते हैं। हो सकता है कि हमें पीछे वाली मतलब हमारे बैकग्राउंड सही नहीं है, सीधी बात तो ये कि हमारा नजरिया ही ठीक नहीं। हो सकता है कि हम समय से पीछे हो, संभव ही है भी, यही है। हाँ बोले सर आप रूढ़िवादी हो। हाँ इसे बोलते हैं रूढ़िवादीपन। तो किसी सर ने सलाह दी, बोले सर इतना रूढ़िवादीपन ठीक नहीं है। कुछ ऐसी प्राइवेट बात कही उन्होंने, बाकी वगैरह वगैरह। तो सिर्फ काजल का जिक्र करने के चक्कर में, तो इसीलिए 2-3 बार इसको बोला है। ये पॉइंट और कोई मुद्दा नहीं, और इस पर लंबी डिबेट चली। एक आध विशेषता लिख ली क्या, क्या खाम में घुसा दिए। बेसन में लिखिए बेटा, नागर एवं द्रविड़ की मिश्रित शैली है बेटा, ये पॉइंट लिख ला, ठीक है। दूसरा लिखिए, इसका आधार या चबूतरा गोलाकार या अर्धवृत्ताकार होता है। लिख लीजिए बेटा, ये मेन विशेषताएं जिनको आपको लिखना ही होगा। लिख लिया बेटा, गोलाकार या अर्धवृत्ताकार होता है चबूतरा। अगला लिखिए, इन मंदिरों का जो आकार बनता है तो क्या होता है, तारे नुमा, ये षटकोणीय या अष्टकोणीय दिखते हैं, ऐसे लिख लो। ये तारे नुमा या षटकोणीय अष्टकोणीय दिखते हैं, ये तारे नुमा षटकोणीय या अष्टकोणीय दिखते हैं, अष्टकोणीय दिखते हैं। अब तो मूड चेंज कर दो भैया, इसी लाइन में आ जाओ, वहां नहीं है तुरंत बदल दिया करो। क्लास में एक होता है ना, वो क्लास वहां तक ठीक है जितना एंटरटेन करता है, और दूर तक चली जाए तो फिर ज्यादा अश्लील हो जाती है, ज्यादा देर तक भी बात करते रहो। प्राय ये मंदिर कैसे हैं बेटा, छोटे होते हैं। देख लीजिए, ये मंदिर प्राय छोटे होते हैं, ठीक है बेटा। हाँ, इन मंदिरों में गोपुरम एवं मंडप, गोपुरम एवं मंडप का भी प्रयोग किया गया है। गोपुरम द्रविड़ शैली का हिस्सा है और मंडप उत्तर वाले का भी, गोपुरम एवं मंडप का प्रयोग भी किया गया है। लिखिए बेटा, ये मंदिर कर्नाटक के होयसल में, ये मंदिर कर्नाटक के होयसल, एक होयसलेश्वर मंदिर है बेटा हलेबीड में। असल क्या है कि इसको हम्पी को, इसको होयसल को हलेबीड भी कहा गया है। होयसल स्टेट की राजधानी हलेबीड है ना बेटा। तो लिखिए, कर्नाटक के होयसल मंदिर, यहां लिख लीजिए एक एहोल मंदिर, एक एहोल अभिलेख भी तो पढ़ा था बेटा आपने, एहोल मंदिर लिखा बेटा। अगला लिख लीजिए विजयनगर या हम्पी के मंदिर, विजयनगर। अच्छा, क्या इसे विजयनगर शैली कह सकते हैं बेसर को, होयसल शैली, विजयनगर शैली, हम्पी शैली, ये कॉमन नाउन है बेटा, क्षेत्र के नाम से आप इनको पुकार सकते हैं, कह सकते हैं ये क्षेत्रीय है। पॉइंट। तो विजयनगर या हम्पी के मंदिर जैसे लिख लीजिए, हजारा या विठल स्वामी का मंदिर, ये बनवाए किसने थे बेटा, कृष्णदेव राय ने, केडी राय ने, कृष्णदेव राय। हजारा ये विठल स्वामी के मंदिर हैं, लिखा बेटा। दूसरा लिखिए, चालुक्य रानी लोक महादेवी के द्वारा, चालुक्य रानी लोक महादेवी, लिखो बेटा, चालुक्य रानी लोक महादेवी के द्वारा पट्टडकल का विरूपाक्ष मंदिर, पट्टडकल का विरूपाक्ष मंदिर, यह भी बेटा कर्नाटक में है। पट्टडकल का विरूपाक्ष मंदिर बनवाया गया।
फिर लिखिए बेटा, इन मंदिरों से लेपाक्षी चित्रकला, इन मंदिरों की दीवारों पर लेपाक्षी चित्रकला या विजयनगरीय चित्रकला का उल्लेख है। इन मंदिरों पर लेपाक्षी चित्रकला, लेपाक्षी चित्रकला का उल्लेख है। नेक्स्ट लिखिए बेटा, द्राविण शैली। द्रविड़ शैली लिखा बेटा। द्रविड़ शैली का भौगोलिक सीमांकन क्या है बेटा? कृष्णा से लेकर साउदर्न जोन में है, तो क्या कह सकते हैं? दक्षिण भारत की मंदिर स्थापत्य शैली है। दक्षिण भारत की मंदिर स्थापत्य शैली। पहले इनका बेस लिख लेते हैं। इसका जो चबूतरा है बेटा, आयताकार या अष्टकोणीय होता था। चबूतरा आयताकार या अष्टकोणीय होता था। ये मंदिर प्राय ग्रेनाइट से बने होते थे। एक बड़ा सा प्रांगण है, प्रांगण में जलाशय है। प्रांगण एक जलाशय है तथा चारों ओर दीवार, दीवार को इस जगह पर प्राकार कहा गया है। चारों ओर दीवार प्राकार, चारों ओर दीवार प्राकार या परकोटा कहते हैं बेटा, है ना? प्राकार या परकोटे से घिरे होते थे। परकोटे से घिरे होते थे। सेकंड वाला है ये वाला, ये मंदिर प्राय ग्रेनाइट से बने होते थे। ये मंदिर प्राय ग्रेनाइट से बने होते थे। प्रांगण, जलाशय तथा चारों ओर दीवार या प्राकार अर्थात परकोटे से घिरे होते थे। इन मंदिरों के परकोटे में भीतर ही बेटा मंदिर है, वहीं जलाशय भी है और वहीं पर बेटा एक बहुत बड़ा प्रांगण भी है, मतलब आंगन जैसा बहुत बड़ा बेस खुला हुआ है। लगभग वर्ग किलोमीटर में होते थे। अगली अगली विशेषता इसकी ये है बेटा, बड़े, सबसे बड़े हैं बेटा, बड़े एवं व्यापक स्तर के मंदिर थे। इसकी मुख्य विशेषताओं में है तो जो इसका शिखर होता था ना, तो शिखर पर आमलक नहीं है, स्तूपिका होती है। स्तूपिका या छत्र, पहली विशेषता ये। दूसरी इसकी विशेषता गोपुरम है, जो इसका यूनिकनेस है। गोपुरम को हम यहां प्रवेश द्वार कह रहे हैं और उत्तर भारत में हम इसे तोरण द्वार कह रहे थे। वो व्यवस्था हमने स्तूपों से ली थी।
तो शिखर पर बेटा स्तूपिका है, गोपुरम प्रवेश द्वार है। इस मंदिर की विशेषता सबसे बड़ी है विमान की। इन मंदिर में विमान है। विमान बोले तो छतों पर ढाल, जैसे कि हम ऊपर पढ़ रहे थे कि वो क्या है बेटा, फमसाना लैटिन है, इसका ढाल थोड़ा सा कोणीय होगा, इसलिए हम इसे विमान कहेंगे। एक तो विमान है, ऊपर से मंडप इस काल की विशेषता है। मतलब हम यह कह रहे हैं ये बड़े एवं व्यापक स्तर के मंदिर थे। शिखर पर स्तूपिका या छत्र, गोपुरों में प्रवेश द्वार, विमान और मंडप है। मंडप होते थे। याद रखिए इनमें अंतराल नहीं है, उधर वाले मंदिरों में अंतराल है बेटा। मतलब मंडप और गर्भगृह के बीच में जो जगह रह जाती है उसको बोलते थे अंतराल। ये अंतराल पाया जाता है किसमें बेटा? नागर शैली के मंदिरों में। तो नागर शैली मंदिर में एक और लिख लीजिए बेटा, अंतराल भी होता, मंडप और गर्भगृह के बीच। मंडप इसमें नहीं है बेटा, मंडप और गर्भगृह के बीच, नागर वाले में लिखना, मंडप और गर्भगृह के बीच खाली स्थान को अंतराल कहा गया। खाली स्थान को अंतराल कहा गया। हाँ, खाली स्थान को अंतराल कहा गया। लाइन छोड़ के लिखिए बेटा, इसी द्रविड़ वाले में लिखो। अच्छा, इसका जो विकास हुआ है इस कला का, तो पल्लव ने विकास किया है ना बेटा? तो लिखिए पल्लव शासकों ने द्रविड़ शैली। आप महाबलीपुरम के मंदिर सुनेंगे ना बेटा? महाबलीपुरम के मंदिर, महाबलीपुरम के मंदिर से आरंभ हुआ। आरंभ आरंभ में बेटा इनको असल क्या है, महेंद्र वर्मन शैली भी कहते हैं इसको। नरसिंह वर्मन ने इसको विकसित कर दिया था। नरसिंह वर्मन फर्स्ट के काल के ये महाबलीपुरम मंदिर है। नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने कांची के कैलाशनाथ मंदिर को बनवाया था, जबकि एलोरा के कैलाशनाथ मंदिर को राष्ट्रकूटों ने बनवाया था, कृष्ण प्रथम। है दोनों ही मंदिर कैसे हैं बेटा? एलोरा वाला जो मंदिर है बेटा, एलोरा दरअसल क्या है बेटा, कहां पड़ता है? महाराष्ट्र वाले सेक्शन में, एमपी महाराष्ट्र में है। लेकिन ये जो सेक्शन है कहां है? दक्षिण में है। तो उधर जो मंदिर बना हुआ है एलोरा वाला, वो किस में आता है बेटा? एलोरा मंदिर याद रखिए नागर शैली में आता है, जबकि वो दक्कन जोन में है। ये क्या एग्जिम्पशन है, मेरा मतलब है एग्जिम्प्ट है, इसको कह सकते हैं अपवाद है, एग्जिम्पशन है। पहले लिखो, पल्लव शासकों ने द्रविड़ शैली का विकास कहां से किया बेटा? यहां से इनका मुखर हो गई। इसके बाद में चोल शासकों ने, इसके शिखर, चोल शासकों के समय अपनी उच्चता पर पहुंच गई। उच्चता का मतलब क्या है बेटा? ये पीक पॉइंट हो गया इसका, उच्चता पर पहुंच गई। अब इन सबकी विशेषताएं करते हैं कि मंदिरों को खोज किसने की, जैसे कि खजुराहो की फ्रैंकलिन और कनिंघम ने कैसे पाया, इनके पीछे क्या क्या मॉडल मिले। वहीं सोमनाथ मंदिर को कितनी बार तोड़ा गया, क्यों बनाया गया, इसके पीछे मंशा क्या थी। क्या सारे मंदिरों के बनवाने के पीछे एक आधार सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक स्थिरता का परिणाम है? हाँ है। इन सबको जोड़कर हम देखेंगे, एक एक करके देखते हैं। चोल शासकों के बारे में यहां तक तो कहा जाता है बेटा कि चोल शासकों ने ना जौहरी की तरह तो ड्राफ्ट किया और दैत्यों की भांति निर्माण कर दिया। दैत्य समझते? जौहरी का मतलब क्या है? पहले ड्राफ्ट कर दिया धीमे धीमे, और दैत्यों की बात मतलब इतनी तेजी से बनवाए, और भयंकर छोटे छोटे मंदिर नहीं, खूब ठीक ठाक बड़े बड़े, लाइक तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर है ना, फिर बाद में पापनाथ मंदिर, कोरंगनाथ मंदिर,
इन मंदिरों में और भी बड़े व्यापक मंदिरों में, जैसे आप एक पढ़ा हो तो मैं विक्रम चोल का नाम ले रहा हूं। विक्रम चोल से पहले जो आदित्य प्रथम रहे थे, उनके काल में गोपराज की प्रतिमा को उठाकर शासकों ने फेंका था और पुनः स्थापित करने के लिए भयंकर एक व्यापक मंदिर बनवा दिया। मतलब वैष्णव मंदिर भी बनवाए, हालांकि इनकी आस्था शैवों में थी। दक्षिण भारत के तो मंदिर इतने व्यापक है, ये लोग व्यापार करते थे मंदिरों में, अर्थव्यवस्था यहां से चलती थी। गांव के लिए जो राजस्व आता था, मंदिरों से जो राजस्व आता था, वो गांव के विस्तार मतलब से गांव चलते थे। कारीगरी शिल्पकारी मंदिरों के आसपास होती थी, इतनी ज्यादा चल रही थी। तो इन मंदिरों की बहुत बड़ी विशेषताएं हैं। पहले हम एक एक करके एक मंदिर को ही देख लेते हैं। उत्तर भारत में हम पहले उड़ीसा के एक मंदिर का पहले मैपन करते हैं, फिर इसकी विशेषताओं पर चलते हैं। ठीक है। भुवनेश्वर लिख लेते हैं पहले। है कि हिंदी? किधर है? कौन सा अच्छा लग रहा है उसी को खोल लेते हैं बेटा पहले। देखिए बेटा, दरअसल क्या है कि जो देखिए ये वाले हैं ना बेटा, ये जो दिख रहा है, आप देखिए नालियां सी जो बनी हुई है, शिखर तो जा रहा है बेटा, लेकिन जो नालियां सी बनी है ना ये वाली, इनको बोलते हैं हम रेखा देउल। और जो इनके ऊपर बने ये पीड़क है बेटा, ये वाला। और ये क्या है बेटा? आमलक है। इसके ऊपर जो बना हुआ है रिंग वाला, और एक छोटा कलश करके ऊपर को बनाया जाता है। ऊपर चाहे तो ये झंडा लगा सकते हैं उस पर, और नहीं चाहे तो सीधे सीधे आमलक के ऊपर आमलक रख सकते हैं। आजकल कई आमलकों वाले मंदिर भी बनने लगे हैं। कुछ कृत्रिम आमलक रख देते हैं, कोई स्टील का रख देता है, कोई पीतल का रख देता है, कुछ अपना बना देते हैं, है ना बेटा? अच्छा, जो ये मंदिर यहां से यहां तक बना है, तो इसका प्रांगण लगभग हमें लग रहा है आयताकार जैसा है। इसके अलावा देखिए बेटा, इस मंदिर के बीच से लेकर के यहां तक के बीच में, इनके बीच में एक अंतराल है, इसको हम अंतराल कहते हैं। मतलब ये मंडप है छोटे छोटे, आगे जितने दूर तक जाएंगे उतना हम मंडप कह रहे हैं। इन मंदिरों का जो निर्माण हुआ है सामान्यतः पत्थरों से हुआ है। ये मंदिर इतने छोटे ईंट से तो नहीं बन सकते बेटा, है ना? और इन मंदिरों पर जो कलाकृतियां उकेरी गई हैं, वो सिर्फ कौन सी हैं बेटा? या तो क्षेत्रीय कलाकृतियां हैं, काल की है, और या फिर इसमें रामायण महाभारत की कलाकृतियों को उकेरने की कोशिश की गई है। यहाँ जो कलाकृतियां उकेरी गई है इन सेक्शन पे, तो इनके मुख्य द्वार के मंदिर पर उकेरी गई है। यहाँ पर सिर्फ नक्काशी है। मतलब इन मंदिरों पे क्या है? लिंगराज वाले पे, माफी चाहता भुवनेश्वर पे, हाँ, इस मंदिर पे क्या है? सिर्फ एक नक्काशी स्थापित की गई है, पर द्वार पर जरूर मुकर वाहिनी या कूर्म वाहिनी को इसमें भी लगाया गया है। ठीक है। अब तो आप अपना देख लेना बेटा, और भी अंतराल मतलब मंडप और इसके बीच में आप यहां देख सकते हैं बेटा साइड। जैसे ये मान के चलिए मंदिर है ना बेटा, तो यहां से जो जगह खाली, ये मंडप है, ये मंदिर है। हाँ, ये वाला मंदिर है बेटा, गर्भगृह इसे कह देते हैं, और ये वाला मंडप है। इस मंडप के बीच में जो ये अंतराल है, ये वाला जो खाली जगह, इसको हम अंतराल कह रहे हैं, और कुछ नहीं है। अब तो एक जगह पर कई मल्टीपल मंदिर बन गए। मल्टीपल का मतलब है कई मंडप है, कभी कभी चारों ओर मंडप बना दिए जाते हैं, कभी दूर दूर भी मंडप बना दिए जाते हैं। कब अब वो मंडप क्या है? मंडप, अर्ध मंडप, महामंडप। महामंडप का मतलब एक है कि चार पिलर पे खड़ा कर दिया, अर्ध मंडप हो गया। उस पर दीवार बना दी तो मंडप हो गया। और बहुत बड़ा मंडप बना दिया, कई सारे पिलर लगा के,
तो महामंडप हो गया। इसमें बहुत लंबी लाइन है नहीं, तो सीधी इस बात अंतराल मंडप। हाँ, तो रेखा दियल आपको समझ आया, पीड़क भी आए, आमलक भी आपको समझ आया। उधर है। हम्म। ये कर्नाटक का बड़ा माफी चाहते हैं कोणार्क का सूर्य मंदिर है। याद रखिए, ये एक मात्र ऐसा मंदिर है जिसमें संसार की सारी प्रकृति समाहित है। प्रकृति में जिसमें उर्वरता की एनर्जी से लेकर समय के पहिए तक। इसमें आपको देख रहा है ना, एक 8 चक्र का पहिया लगा है। ये 8 पहरों को दर्शाएगा, मतलब समय काल को दर्शाता है। कुछ जगहों पर इसके पहियों में ही 32 साइकिल मिलेंगी। जैसे जो बड़े फ्रंट पे दिख रहे हैं उनमें 8-8 है, जो अंदर है उनमें 32 साइड है। मतलब ये दिखाता है कि 32 युगों से, मेरा मतलब 32 कालों का परिवर्तन दिखाया गया। क्या काल रहे 32 बेटा, हमें भी नहीं पता क्या काल है, पर काल परिवर्तन, समय, पहर, तौर तरीके, व्यवहार, और इसमें भी ये बताया गया कि ईश्वर कैसे आते हैं। इतनी तक है बेटा कि इसमें इतना ज्यादा हाईली मैग्नेटिक फोर्स लगा हुआ है कि जो जहाज शिप आते थे उड़ीसा के मंदिर के आसपास, तो वो कभी कभी मैग्नेटिक छोर की वजह से उनको डिस्टर्ब हो जाती, उनकी दिशा डिस्टर्ब होती थी, है ना बेटा, दिशा डिस्टर्ब हो जाती थी यात्रियों की जब आ रहे थे उस समय कॉल में। तो इसने बहुत हद तक प्रभावित किया। ये एक ऐसा मंदिर है जो इसकी दीवारों में सैंड भरा हुआ है, सैंड स्टोन लगा है। मेरा मतलब है मिट्टी के पत्थर बना, मेरा मिट्टी जो जम जाती है, जैसे कांग्लोमेरेट, अर्थात रूपांतरित मिट्टी लगी हुई है। ये इसकी बहुत बड़ी असुविधा है कि इसकी वजह से कुछ जगहों पर ये स्खलित होने लगा है। स्खलित का मेरा मतलब है ये हल्का सा टूटने फूटने या झड़ने लगा है। जैसे जहां से बाहरी दीवार या पत्थर हट जाए फिर अंदर से झड़ना फूटना शुरू हो जाता है। तो इसका पुनर्निर्माण के लिए बात कही है कि इसको पुनर्निर्माण करा दिया जाए, नहीं तो कला संस्कृति का एक हिस्सा हम खुद बैठेंगे। आजकल परिवर्धन कर दिया गया ना सबका बेटा, ये टूरिस्ट प्लेस बना दिए गए ना, जैसे एक हृदय योजना चली थी। अच्छा बेटा, इन्हीं सब पर बेटा कामसूत्रा की कहानियां लिखी है। और आप इस मंदिर को स्वयं जाके देखेंगे ज्यादा ठीक रहेगा बेटा। बस मैं इतनी सी बात कर रहा हूं कि इस मंदिर में पत्थर का निर्माण का प्रयोग किया गया है। काल समय के साथ साथ सारी यौगिक दशाएं, यौगिक क्रियाएं और फर्टिलिटा, उर्वरता की प्रकृति, जनन शक्ति और प्रकृति से जोड़ा गया। सीधी इस बात, जनन प्रकृति आप जब लाइन में लिखेंगे, जनन एवं प्रकृति से जोड़े गए इस मंदिर के प्रतीक, नंबर 1। दूसरा, पहिया इसमें समय के पैरों को दर्शाता है और काल को दर्शाता है, 2 पॉइंट लिखेंगे। तीसरा इसमें लिखेंगे इसकी चुंबकत्व इसके लिए बेसिक आधार है। संभवतः इसमें बेसाल्ट का भी प्रयोग किया गया है। इन मंदिरों की दीवारों के भीतर, दीवारों के बीच में सेंड या सेंड स्टोन भी डाला गया है। बस इतनी सी बात है, कोई नई बात है, ठीक है ना। और बाकी आप मंदिर के निर्माण को लेकर, आप मंदिर तो बना ही नहीं सकते। कहीं पर अगर थोड़ा बहुत प्रयास करके मंदिर बना दो, टेढ़ा मेढ़ाई कुछ नहीं बना सके, सीधा एक हल्का सा मंडप बनाना होता है, अंतराल छोड़ना, एक बड़ा सा मंदिर बना देना चित्र पर समझाने के लिए, और कुछ नहीं करना। इससे ज्यादा आप समझा में नहीं सकते। याद रखिए इन मंदिरों में क्या लगा है बेटा, ये इन मंदिरों के जो शिखर हैं, ये वाले, ये जगह जगह देख रहे हैं कई छतरी सी बनी हुई है बेटा, ये है नहीं। इस सेक्शन को हम क्या कह देते हैं बेटा, ये लेटिना है फमसान। आरंभ में ये फमसाना होता है, छोटा हो जाता है। जब ये लेटिना सपाट हो जाए, हल्का सा बड़ा होने लग जाए, सब शीर्ष ऊपर को ना बने तो क्या बन जाएगा, लेटिना। और शीर्ष अगर ऊपर बन रहा है ढाल में तो क्या माना जाएगा, फमसाना है। और अगर इसमें शीर्ष थोड़ा सा सपाट रह जाए इनकी वजह से, तो मान लिया जाएगा ये लेटिना बन गया है, ठीक है। और जाके आपको पढ़ना है, तो एक ज्ञानी पंडित करके हमने वेबसाइट बताई थी मंदिरों की, आप उस पर जब डालेंगे हिंदी मीडियम को, खासी मंदिरों की खूब विशेषता बताता है ना बेटा। आप चाहे तो उसको डाल सकते, मैं डाल के दिखाऊं बेटा या डाल लेंगे। एक बार डाली थी, शायद आपको बताया था। शायद आ जाए, नहीं आप आगे कुछ शॉट मिले बेटा।
मेरा मतलब है कि उस वहां पर जाके देखेंगे इस साइट पर बेटा सारे मंदिर की जो पिक्चर्स एकदम साफ होंगे, और हिंदी लिखी भी है इनमें बाकायदा, बहुत अच्छा लिखा है ये। दरअसल उन्होंने सिर्फ कल्चर पे लिखा है, उसमें स्तूप मंदिर इन सबको डाला है। ज्ञानी पंडित करके वेबसाइट वालों ने, पर्टिकुलर उनका काम ही है अच्छे से अच्छी पिक्चर को खींचना, एक एक करके मौलिकता को दिखाने की कोशिश करते हैं हर जगह। जैसे ये फॉर्मेशन है, ये मंदिर नहीं है कोई, सिर्फ एक फॉर्मेट किया गया है किसी मंदिर को कॉपी करने के। जैसे ये इसमें कई जगह दिखाए गए होंगे, हर मंदिर को बड़े साफ दिखाए गए। जैसे ये इसमें क्या है, अपना गर्भगृह बना है, कम होता चला गया, ये उत्तर भारत का ही है। और इधर आगे क्या है, सीधा बरामदा सा बना है, खुला है, पिलर से लगा है, मंडप बना हुआ है, इसमें कहीं अंतराल नहीं दिया गया, कुछ नहीं। जाने दीजिए बेटा, कर लीजिए। ये दक्षिण भारत के मंदिर हैं बेटा, बहुत भयंकर बड़े वाले, है ना। ये मंदिर हल्के से झुपड़ी नुमा या अर्धवृत्ताकार स्थिति में रहते हैं, बड़े मंदिर आएंगे। अब आप श्री राम मंदिर को याद रखना, और एक ये वाले काशी विश्वनाथ को। जैसे ये मंदिर देखा बेटा, ये वाला, हाँ ये नहीं, ये मेन मंदिर है। मेन मंदिर के बाद एक मंडप है, मंडप के बाद एक बड़ा सा वैसा मंडप है बिना छत वाला, वैसा क्या बोलते हैं, बिना सिरे वाला। फिर आगे जाकर के एक महामंडप, यहाँ से घुसेगा व्यक्ति उधर को चला जाएगा, नहीं तो इधर से बाईपास करके चला जाए, जैसे चाहे वैसा कर ले, और मार्ग बनाए गए। ठीक है, देख लेना। मेरा मतलब सिर्फ इतना सा है कि आपने शैलियां पढ़ ली है, घर पे थोड़ी सी इतनी प्रैक्टिस करना पड़ता, खजुराहो के सारे मंदिर आप देखेंगे, खजुराहो एक एक मंदिर और लिखेंगे बेटा क्या। मुझे ऐसा लगता है एक मंदिर को, जैसे उड़ीसा का लिंगराज मंदिर किसने बनवाया, तो कितने बच्चे जानते हैं। ये 9वीं सदी में सूर्यवर्मन फर्स्ट ने बनवाया है। ऐसा इतिहास थोड़ा बहुत पता है क्या। जैसे एलोरा का मंदिर किसने बनवाया, कांची का कैलाशनाथ मंदिर किसने बनवाया। एग्जाम्पल लिखेंगे बेटा, तो लिख लीजिए, सेट कर लीजिए एग्जाम्पल। हाँ, आप इस वाले मंदिर को तो कर सकते हैं ना बेटा। पहले आपने जम्मू कश्मीर में किस नाम से लिखा था बेटा, लिखो, सूर्य मार्तंड मंदिर। ये मार्तंड, जम्मू कश्मीर के सूर्य मार्तंड मंदिर या मार्तंड का सूर्य मंदिर लिखा बेटा, इसी के आगे लिख लीजिए। इसे किसने बनवाया है बेटा, मुझे लगता है मेरे टावर चले गए। टावर का मतलब सेंस ही नहीं आ रहा है, मतलब विचार ही नहीं आ रहे। मैं कुछ और सोच रहा था अभी थोड़ी देर पहले, तो वो कुछ नहीं, पर्सनल था बेटा। हाँ, कश्मीर में मार्तंड मार्तंड शासक कौन है बेटा। मैं कई बार बोला होगा इसका। ललितादित्य मुक्ता पीठ लिखिए बेटा। कश्मीर का सूर्य मार्तंड मंदिर लिख लिया, उसको लिख लीजिए। हाँ बेटा, यही दे दीजिए, धन्यवाद। हाँ बस यही बढ़िया है।
हाँ, तो किसने बनवाया था बेटा ये? ललितादित्य मुक्तापीठ ने 8वीं सदी में बनवाया था, बस इतना लिख लीजिए। ललितादित्य मुक्तापीठ, ललितादित्य मुक्तापीठ ने बनवाया था 8वीं सदी में। ललितादित्य मुक्तापीठ ने बनवाया था, ठीक है बेटा। अब आप लिखिए सोमनाथ मंदिर। सोमनाथ मंदिर, अच्छा किस शैली में आता है बता सकते हैं बेटा? ठीक है, तो लिखिए। हाँ, इसे सोलंकी वंश के शासक, दिख नहीं रहा, इसे सोलंकी वंश के शासक दिख नहीं रहा, सोलंकी वंश के शासक भीम प्रथम ने बनवाया था। सोलंकी वंश के शासक भीम प्रथम ने बनवाया था। जबकि गुजरात का मोढेरा सूर्य मंदिर, जबकि गुजरात का मोढेरा सूर्य मंदिर, मोढेरा सूर्य मंदिर भी सोलंकी वंश के शासकों ने ही बनवाया था। नाम नहीं दे, सोलंकी वंश के शासक मूलराज प्रथम ने बनवाया था। इसी को भी प्रथम कहते हैं शायद। मूलराज प्रथम ने बनवाया था। इसकी मुख्य विशेषता उरुस रंग, इसकी मुख्य विशेषता उरुस रंग और प्रांगण में जलकुंड होना है। उरुस रंग, उरुस रंग नागर शैली की विशेषता है ना, उरुस रंग, उरुस रंग एवं जलकुंड का होना है। अच्छा, जलकुंड पता प्राय पता है विशेषता नहीं है ये किसकी विशेषता है? द्रविड़ शैली की, लेकिन ये नागर में आता है, फिर भी ये मौलिक विशेषता है बेटा। हाँ, भगवान शिव को समर्पित है। हाँ, तीनों एक वैष्णव भी है बेटा, एग्जैक्ट मुझे संज्ञान नहीं आ रहा। अगला लिख लीजिए। अच्छा बेटा, मुझे नाम लिखाने जरूरी है कहीं? आप पढ़ सकते हो इसको या नहीं? पढ़ लेंगे ना बेटा? अच्छा, इस तरह पेज निकलवा लीजिए, बड़े साफ से निकल तो रहे हैं। बच्चे कह रहे थे बड़े साफ नहीं निकल रहे। अरे हमारी हैंडिंग कम से कम इतना बड़ा पेज तो आएगा उस पर, हमारी हैंडराइटिंग में जो आएगा तो वो इतना बड़ा पेज तो आएगा ना, बस बात खत्म। मुझे लग रहा था क्या प्रॉब्लम है, आप निकलवा लेना बेटा। लो, मेरा मतलब है कि मंदिर निर्माण कब हुआ, किसने करवाया, बस कम से कम इतना जरूर रखेंगे सभी लोग। अगला लिखिए बेटा। हाँ, मंदिर निर्माण के बाद में जो सबसे बड़ा पहल पड़ेगा हम पर, जो असर पड़ेगा वो है कि वर्तमान के जो मंदिर हैं उनकी प्रासंगिकता क्या रहे। तो लिख लीजिए। हाँ, एक प्रश्न लिखो बेटा। लिखो वर्तमान में मंदिर पुनरुद्वार, वर्तमान में मंदिर पुनरुद्वार, वर्तमान में मंदिर पुनरुद्वार सांस्कृतिक एवं राजनीतिक समन्वयन, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक समन्वयन, राजनीतिक समन्वयन राजनीतिक समन्वयन है, समन्वयन है, लिख लिया? हाँ, इसकी समीक्षा कीजिए, आगे लिख दो अनुपात का चिन्ह लगा के समीक्षा कीजिए।
थोड़ी सी दिक्कत इसमें यह है कि ये लोगों की मांग है या राजनीतिक मंशा। एक प्रश्न सिर्फ इतना है। ठीक है, तो इसे दरअसल क्योंकि बन गए हैं, जो चीज बन जाती है तो आपको उसे पॉजिटिव वे में लेना है बेटा, नेगेटिव नहीं लेना। क्योंकि अब से सकारात्मक अगर आप नेगेटिव कहेंगे भी तो आप नेगेटिव माने जाएंगे। इसलिए आप कहिए कि समाज की भी मांग थी, सरकार की भी मांग थी, और सरकार क्योंकि सांस्कृतिक हिंदू राष्ट्रवादी थी इसलिए अमुक चीजों को बढ़ाएगी। एक लाइन में लिखिए, फिर इनकी विशेषताएं पढ़िएगा अपने अपने हिसाब से लिखिए। एक प्रश्न और लिखिए जरा। हाँ, आधुनिक मंदिर निर्माण वास्तुकला, आधुनिक मंदिर निर्माण वास्तुकला वास्तुकला की प्रकृति, मंदिर निर्माण वास्तुकला की प्रकृति तथा उसके उनके हाँ तथा उसके प्रभावी आयाम को तथा उसके प्रभावी आयामों को उल्लेखित करते हुए उदाहरण दीजिए। क्या क्या आयाम है और उदाहरण दीजिए। लिख लिया बेटा। अब पहले प्रश्न पर आते हैं, क्या राजनीतिक मंशा थी। ये तो हमारी विचार का विषय है। सेकंड वाले प्रश्न को हम पढ़ लेते हैं कि आधुनिक जो मंदिर की स्थापना है वो क्या क्या है। पॉइंट पर आते हैं। अच्छा बेटा, कितने लोग मंदिर से क्या समझते हैं। पहले तो एक लाइन पे आओ। देखो जब लिखोगे तो आपके पास शब्द हो। बेटा मंदिर क्या है ठीक है, तो आप इसे क्या कह रहे हैं कि हिंदू उपासना स्थल है। ठीक है बेटा। दूसरा आप इसे क्या कहते हैं, ये अलौकिक शक्तियों से युक्त, युक्त लिखा है, शांति एवं स्थिरता का मान रखिए, आचरण की ढाल है। आजकल मंदिरों को लोग ना बेटा उम्मीद से जोड़ते हैं। उम्मीद से मेरा मतलब यह है, अगर आप किसी वस्तु के थोड़े से कहते हैं ना, एक शब्द है मन और दूसरा है आत्मा। न तो मन शरीर में है और ना ही आत्मा फिजिकली, ये होता नहीं है, सामान्यतः गढ़ा गया है। मतलब आत्मा जैसी कोई चीज हमें शरीर में नहीं मिली है। अगर आप हो सकता है आप इसे किसी एनर्जी से जोड़ रहे हो तो संभव है कि आप इसे आदिम काल में आपने इसे किससे जोड़ा, अपना ईश्वरीय अंश से जोड़ा। संभव है आप इसे किसी एनर्जी से कोट कर रहे हो। और ऐसा करने के लिए वैज्ञानिक दुनिया ने कई बार लैब से प्रयोग किया मरने के क्रम में व्यक्ति के। तो कोई तो कहता है कि बोले आत्मा जाती देखी, कोई कहता है आते दिखी, लेकिन कोई स्वरूप नहीं देख पाया। संभवतः गीता में भगवान श्री कृष्ण ने एक उपदेश देते हुए कहा कि मैं अदृश्य हूं, न मुझे कोई छू सकता है, न काट सकता है, न जला सकता है। तो मैं लगभग एक तरह का एक सेंस शायद नजर आया। गीता उपदेश में कुछ इस तरह का सार है। तो वो चीज आज तक हमें तार्किक लगती है। इसलिए तार्किक लगती है कि संभवतः कोई एनर्जी है। संभवतः क्या है स्पष्ट नहीं कर पाए। किसी ने कहा कि बॉडी जब जर्जर हो जाए, सारे पार्ट कब काम करना बंद कर दे, तो समझ नहीं आता कौन सा पार्ट पहले इस पर एकदम बंद कर देता है ऑटोमेटिक, जो पूरी मशीनरी संचालित होने से बंद हो जाती है। व्यक्ति ने कहा कि ये गॉड पार्टिकल है। बोले कि गॉड पार्टिकल वो है जहां से ब्रह्म निर्माण का एक रहस्य बना, संभवतः न्यूट्रॉन होगा। सीधी बात, किसी को कुछ नहीं पता। हम अगर साइंस की दुनिया में कहें तो अभी क्योंकि प्रूफ नहीं है इसलिए हम कुछ कह भी नहीं सकते। इसमें एक टर्म रहता है विश्वास का।
इसके अलावा कोई चर्चा नहीं। मन को आप क्या कह रहे हैं बेटा? मन को आपने न्यूरो सिस्टम से जोड़ा है। पॉइंट बेटा। और न्यूरो सिस्टम से आपने ये देखा कि न्यूरो सिस्टम क्या करता है कि जो व्यक्ति जिस परिवेश में रहता है उस परिवेश की हाई कल्पना में रहता है, हमेशा क्या करता है बेटा? एक तो ये कल्पनाशीलता है, दूसरा क्या कहते हैं बेटा? अवचेतन माइंड समझते हैं या सबकॉन्शियस माइंड है? मैं इसे अवचेतन माइंड कह रहा हूं। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, मैं मंदिर में ही ऐसा इस शब्द का प्रयोग क्यों कर रहा हूं, ये लिखना पड़ेगा। तो एक कल्पनाशील हो गया और एक हो गया अवचेतन दिमाग। अवचेतन दिमाग को ये कहा गया, साइकिल की दुनिया में ये कहा कि लगभग व्यक्ति अपने कुल माइंड का केवल 5% भाग यूज कर रहा है, 95% भाग को यूज ही नहीं कर रहा। कॉमन सेंस में एक रिपोर्ट के आधार ये बताती है कि व्यक्ति जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेगा, जितना ज्यादा एक्सपर्टीज बनेगा, जितना ज्यादा किसी चीज को लेकर रिवीजन करेगा, तो संभवतः उसका माइंड उतना ही ओपन हो जाता है, उतने ही एरिया को वो जान लेता है जिस एरिया को व्यक्ति जानने की कोशिश करता है, जिसको अभ्यस्त हो जाता है। मान के चलिए हमने किताब पढ़ करके कुछ अक्षरों को पहचानने की कोशिश की, उनको कई बार रिवीजन करके मैं उसका अभ्यस्त हो गया, तो मुझे समझ में आया ये आ है। ये आपके द्वारा भाषा सूची के तौर पर आपने गढ़ा था, यह आत्मा का विषय तो है नहीं, शरीर का विषय है। अगर उस आ को हम अंडा कह रहे होते तो हम लोग अंडा पढ़ते सबसे पहले। शब्द ना बेटा, जो भी शाब्दिक शैली वो आपके द्वारा गढ़ी गई थी, कई बार प्रैक्टिस की तो आपने उसको आ समझ में आ गया। मैं सिर्फ इतनी सी बात कह रहा हूं कि जैसे कि हमारे मम्मी पापा ने लगभग कोई किताब का सोर्स नहीं देखा, क्योंकि अब उनके लिए कुछ भी लिख दो तो काला अक्षर भैंस बराबर। उनको तो समझ में आएगा कुछ लिखा है, इतना तो वो समझ गए, क्या लिखा है पता नहीं। लेकिन दुनिया की सेंस, सार, आधार, तौर तरीके, व्यवहार को समझते हैं, जीने की लाइफ स्टाइल को समझते हैं, अनुभव की दुनिया से गुजरे तो कुछ चीजों को जानते भी, मोटा मोटा ना बेटा। अब आप अपने, हम उनसे कितना अलग हो गए? इतना अलग हो गए कि हमें लगभग सूचना मिल गई लिखित में, सुनने में, हमने इसकी ओर इंटरेस्ट जगाया, एक आधार बना उनकी ओर से कि बोले पढ़ो तो बड़े बनोगे। इसका तात्पर्य सीधा रहा कि अक्षर सीखो और उन अक्षरों को अप्लाइड करो। यही तो रहा हमारी दुनिया का। और व्यवहारिक परिवर्तन में जो कुछ हम देख रहे हैं वो कॉन्शियस माइंड है, विजुअल हो रहा है। जो हम सुन रहे हैं वो भी किस तरह की लिसनिंग पावर का है, इसका उसको भी हम डाइजेस्ट कर रहे हैं, हमने सुन भी लिया। मतलब जो इंद्रियों से देखा, सुना, महसूस किया और या फिर हमने उसे ऑब्जर्व कर लिया, उतना तो हमने जान लिया। बाकी बहुत कुछ ऐसा नहीं हम जान पाए जो हमारी दुनिया से परे है। जैसे आपसे किसी ने कहा बोले पेटीएम तुमने क्यों नहीं बनाया? संभवतः जिस व्यक्ति ने इस पर सोचा होगा, प्रैक्टिस की होगी, उस दुनिया के लिए उस व्यक्ति ने अपना एक प्लेटफॉर्म बना दिया, तो इनोवेटर आइडिया होगा, इन्वेस्टनर हो गया, है ना बेटा? तो साइंस की दुनिया की एक नया विकल्प खुला। सेम लगभग वही बात है। आप जैसे कह रहे हैं कि जिस चीज को हम जान नहीं पाते, उस जानने के लिए अगर आप जितना प्रयास करेंगे उतना ही जान जाएंगे। व्यक्ति ने अभी तक अपने अधिकतम माइंड को 5% खोज पाया है। संभव है अल्बर्ट आइंस्टाइन जैसे कुछ और भी बड़े बुद्धिजीवी रहे होंगे जिन्होंने ऐसा देखा है, सुना भी होगा। हमारे यहाँ में जैसे रामचंद्र शेखर या सीवी रमन जैसे लोग रहे होंगे जो व्यक्तिगत जीवन के अलावा एक नई दुनिया की खोज कर ली होगी या नए आयाम को जोड़ लिया होगा। पॉइंट ना, हम अभी तक इसी जीवन में सुलझे कि हमारा जीवन क्या है, कैसे सुखद बनाए, रोटी कैसे चलाएं, अभी तक हम इसी दुनिया में घूम रहे हैं। तार्किक समीकरण वाले व्यक्ति वो नई दुनिया की तलाश करते हैं, जैसे कि स्पेस टेक्नोलॉजी, है ना, अन्य चीजों को तलाशना। जो नए आयाम तलाश रहे हैं संभवतः वो 4-5% की उस आइडियाज पर होंगे। हम कॉमन सेंस वाले व्यक्ति जनरली उस ओर में नहीं रहेंगे, क्योंकि हम तो जो पढ़ा, हम क्या सीख रहे हैं? हम लोगों को मैनेज करना, यही तो सीख रहे हैं। रोटी चलाओ अभियान, स्टेटस बनाओ अभियान, यही तो है। और क्या कर रहे हैं आप बताओ? मतलब वो कर रहे हैं जो अवेलेबल है, जो अवेलेबल नहीं है वो नहीं कर पा रहे। और ऐसा कौन कर रहे हैं? साइंटिस्ट, यही तो कह रहे हैं बेटा। पॉइंट पर आइए। अब जब आत्मा को आप क्या कहते हैं? आप कैसे कह देते हैं? इंटर कॉन्शियसनेस है। और कंसेंस को आप क्या कहते हैं बेटा? कंसेंसस। कंसियस बोलते हैं, क्या बोलते हैं?
कॉन्शियसनेस, कॉन्शियस मैं कॉन्शियस कह रहा हूं, मेरा मतलब अंतरात्मा से है। मैं इस शब्द कह रहा हूं इसको अंतरात्मा। इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि अंदर भी कोई एक ऐसा टूल है या ऐसा कोई आइडिया है या भावात्मक एक कंपोजिशन है जो संभवतः आपको निर्देशित करता है। ऐसा क्या है कि ये न्यूरो वाला ना बेटा, ये वाला, ये ऐसी दुनिया में चला जाता है जो दुनिया होती नहीं। कभी कभी कल्पना करते करते आप ऐसी दुनिया में पहुंच जाएंगे जबकि वहां है ही नहीं आप। मेरी बात समझ पा रहे हैं ना बेटा? आप वहां है नहीं, इतनी दूर तक उड़ान भर लेते। लेकिन बात यह है कि जो व्यक्ति इसको मैनेज कर लेता है, मतलब न्यूरो सिस्टम के अपने न्यूरोनिक पावर, इलेक्ट्रिक पावर को जो मैनेज कर रहा है, मैनेज इसे कहते हैं प्रबंध करना। और प्रबंध कौन कर सकता है बेटा? जो व्यक्ति अपने विवेक पूर्ण हो गया हो। विवेक के दो मायने हैं। विवेक को एक एंगल से मैं पहले फेज में से समझदारी कहूंगा। बड़ा बातें नहीं, इस प्रश्न तक नहीं पहुंच पाएंगे। प्रश्न थोड़ा सा अपने आप में, मंदिर बहुत शब्द कठिन है, मतलब कोई भी उपासना स्थल। मैं सिर्फ इतनी सी बात क्या कह रहा हूं बेटा कि मैनेज करना। मैनेज कैसे करेंगे बेटा? विवेक से। और विवेक के लिए पहले चाहिए बुद्धि। बुद्धि का मतलब है आप तर्क से सोच रहे हो क्या पहले किसी बात को, यही बात ना बेटा? मतलब क्या पहले किसी बात में तो ये समझे कि चीज अच्छी है या बुरी, ऐसा तो करें। इसे बोलते हैं इंटेलिजेंस। जब अच्छी बुरी तलाश कर लेते हैं तो उसमें क्या करेंगे बेटा? आप एक डिसीजन पर पहुंचेंगे कि ये चीज गलत है और ये चीज सही है, मतलब डिसीजन मेकिंग पावर आ गई। फिर इसी का एक सेंस है सूझबूझ वाला, कॉग्निटिव मोड वाला, एक कॉम्प्रिहेंसिव नेचर, समझ का। मैं सिर्फ इतनी सी बात कह रहा हूं कि जो व्यक्ति मैनेज नहीं कर पाते इन सबको और भौतिक दुनिया में प्रभावित होते हैं किससे बेटा? इंद्रिक आधार से। जो महसूस किया उन्होंने, किसी ने कह दिया दर्द हो गया आपको, बोले ऐसा कैसे क्यों दिया, इसी बात की चिंता में है। जिस पर आपका विश्वास है, आस्था है, उसकी ओर से कोई आइडियोलॉजी कट गई तब भी आप पैनिक हो गए। आपके पास कोई भौतिक वस्तु या सभ्यता का हिस्सा कुछ भी है, अगर वो टूट जाए, मर जाए, गिर जाए, तब भी आपको एक दर्द होता है। मेरी बात समझे ना बेटा? आप मंदिर क्यों जाते हैं? मंदिर दो तरह का है, या तो अपेक्षा करते हैं और या फिर स्थिरता चाहते हैं। मंदिर संभवतः शांति और स्थिरता का आपके लिए प्रतीक है। अपेक्षा यह है कि संभवतः क्योंकि काम बिगड़ रहे हैं, सब बन नहीं रहा है, ये सिर्फ आपके मन की चाल है, ऐसा कुछ है नहीं। और एक आपको विश्वास दिलाया गया समाज के जरिए कि अगर ऐसा किया तो संभवतः कोई ऐसा गुण है या हमारे कोई पाप हैं या कोई संस्कार हैं या कोई असुविधा है, इसकी वजह से आप ऐसा करिए कि भगवान की शरण में जाइए, संभवतः कुछ कनेक्टिविटी बन जाए। मतलब हम जानते कुछ नहीं है क्या कनेक्टिविटी बनेगी, पर एक इतना छोटा पक्का एक मोटा विश्वास ये कर लिया कि ईश्वर है। और क्योंकि ईश्वर है इसीलिए आप क्या कहते हैं कि इसको कोई और नहीं कर सकता, केवल एक व्यक्ति कर सकता है जो सबकी सुनता है। वो कौन है बेटा? ईश्वर है। किसी का तो किस में दिखता है बेटा? किसी का ईश्वर मंदिर में दिखता है, किसी को कहीं दिखता है, किसी को किसी भी जगह दिख सकता है, किसी को हर व्यक्ति में दिखता है। वो सोचने के अपने नजरिए है। अभी इस मुद्दे ये आज तक तो कोई सिद्धि नहीं कर पाया कि ईश्वर है या नहीं, इसलिए सिर्फ विश्वास तक रहने दीजिए इस बात को। पॉइंट ना बेटा, ये विश्वास का विषय है। मान के चलिए आपने विश्वास कर लिया कि उपासना स्थल वो है जहां पर व्यक्ति अपेक्षात्मक जाता है और उसकी अपेक्षा सिर्फ किसकी रहती है? शांति या स्थिरता की। और ऐसा करने के लिए वो व्यक्ति सिर्फ क्या करेगा बेटा? या अपेक्षात्मक है और या मैनेज करता है। सीधी सी बात है, या तो खुद मैनेज नहीं कर पाता तो भगवान से मैनेज कराता है, ऐसा उसका विश्वास है कि भगवान मैनेज करेगा। और या फिर ऐसी अपेक्षा है कि ईश्वर से ऐसा कह दो तो संभव है वो काम हो भी जाए। ऑल ओवर दोनों ही बात उस ईश्वर पर छोड़ दी कि अपेक्षा और मैनेज करना है, ईश्वर करेगा मैं नहीं करूंगा, मतलब कोई भौतिक व्यक्ति से कर नहीं सकता। तो अभी तक आपने मंदिर या मस्जिद सबको क्या समझे, तो आप क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे कि मंदिर प्राय अन्य पंथों के लोगों की तरह एक उपासना स्थल है, पॉइंट, हिंदू उपासना स्थल है। दूसरा लिखेंगे ये अपेक्षात्मक एवं प्रबंधी क्षमता के आधार पर ईश्वर से शांति और स्थिरता के जोड़ से जुड़ा है, मतलब वो चाहता है कि ईश्वर की दशाओं से जुड़ेगा। अब सवाल आया आस्था का। किसी ने कहा कि मंदिर क्या है, एक व्यक्ति ने कहा कि आस्था का केंद्र है। जा रहे हैं, इसको क्या बताया बेटा? आस्था का केंद्र है।
जब आस्था जुड़ती है तो आस्था का सीधा मॉडल, पहला मॉडल क्या है बेटा? विश्वास। और हम जो लोग हैं ना बेटा, अपनी कुछ परंपराएं ऐसे गढ़ लिए हैं जिसको आप क्या कह रहे हैं? संस्कृति, या क्या कह रहे हैं? सभ्यता। या तो आप संस्कृति और सभ्यता में आप एक विश्वास मान लिए हैं जो क्रमिक मानते आए हैं, और इसको किस नजरिए से देख रहे हैं बेटा? एक आदर्श मॉडल है ये। व्यवहारिक कितना है किसी को नहीं पता। वही वाली बात है कि एक आदर्श राज्य है राम राज्य, कितना व्यवहारिक होगा किसी को नहीं पता, पर मॉडल जरूर है कि वो आदर्श है। इसीलिए ईश्वर के पास जाना क्या है बेटा? एक आदर्श विश्वास है, आदर्श विचार है। सीधी सी बात मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि कोई व्यक्ति जब आस्था का केंद्र बताता है तो संभवतः किसी संस्कृति के विश्वास को मान्यता दे रहा होता है। संभवतः यह लकीर का फकीर हो सकता है कि किसी संस्कृति का वो हिस्सा ना हो। जैसे कि मैं, हो सकता है कि मैं इस्लाम की अगर दुनिया का रहा, या मैं मुस्लिम हूं, संभवतः हिंदू संस्कृति को मान्यता ना दूं, या मैं इस बात में एक्सेप्ट कर लूं कि ये भी एक परंपराएं फॉलो करते। तो मैंने पढ़ने के क्रम में ये बता दिया कि मंदिर हिंदुओं की आस्था के केंद्र है। आजकल लड़ाई किस बात को हो रही है? आस्था पर। किसी ने कहा कि बोले ज्ञान वापी और मंदिर को दोनों को रहने दो, तो बोले क्यों रहने दें? आप तो अटैकर हैं, इन्वेडर हैं। जब आप अटैकर इन्वेडर हैं, आपने हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ किया। एक शब्द आता है क्या बेटा? आस्था। और आस्था जुड़ी है विश्वास से, और विश्वास होता है इमोशंस। या इमोशन, इमोशन क्या है? व्यक्ति की एक सामूहिक इमोशन है, इसे बोलते हैं इमोशनल इंटेलिजेंसी कॉमन हो गई है व्यक्ति। जैसे मंदिर के विश्वास पर लगभग सभी हिंदुओं की कॉमन विश्वास बन गया है कि हाँ, ये एक हमारा आस्था का केंद्र है। यही बना ना बेटा? तो अब आप प्रश्न, आपको पता है ना क्यों क्या बोला? जैसे आप तीन वर्ग बैठे, मान के चलो, एक आप हिंदू हैं, एक मुस्लिम है, और एक मैं हूं जो न्यूट्रल में हूं, तटस्थ हूं। मैं दोनों की कोशिश करता हूं, मतलब मुझे किसी में आस्था ही नहीं। आप मुझे नास्तिक मान लीजिए। जब डिबेट होती है तो डिबेट के क्रम में आपने कहा, बोले आपके मंदिर को तोड़ के क्यों बनाते हैं? बोले अच्छा, हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ किया है। मतलब ये आस्था आपकी पर्सनल आइडियाज एवं आपकी लाइफ ऑफ स्टाइल्स को प्रभावित करती है, जीवन शैली को प्रभावित करती है। अर्थात इसका ये अमुक अंग है, अर्थात इसे आप जोड़ना चाहते हैं, मतलब आप इसे तोड़ नहीं रहे। वही बात मैं इनसे पूछा, इससे आपसे पूछा कि यहाँ से मस्जिद हटा देते हैं। बोले अच्छा, ऐसे कैसे? ये जब से बनी है तब से हमारी आस्था टिक गई है। आस्था का मतलब है, फिर वही कह रहे हैं कि सांस्कृतिक विश्वास का परिणाम है। ये क्रमिक मिला है, और व्यक्ति के, जिसके व्यक्ति से कहते हैं ना भाव जुड़ जाए, इमोशंस जुड़ जाए, तो आस्था के साथ क्या जुड़ जाता है बेटा? इमोशंस जुड़ते हैं। सबसे पहले व्यक्ति आस्था कब बनाता है? मान के चलिए आप किसी व्यक्ति से प्रेम करते हैं, या आप मुझे पसंद करते हैं टीचर के नाते, तो सबसे पहले आप मेरे टाइटल पर जाएंगे, पढ़ेंगे। जब बात समझ में आएगी तब आपको एक आस्था बनेगी, विश्वास होगा कि टीचर ठीक है। पॉइंट बनता है ना बेटा? तो आप एक आस्था बने। इसे बोलते हैं कि क्रमिक, आपने इमोशंस जोड़ लिए। अब जब जब हम आपको दिखेंगे तो कॉमन सेंस में इतना तो भाव आएगा ही कि हमारा टीचर है, मोटा मोटा तो रहता ही है। इसे बोलते हैं विश्वास या आस्था हो जाना किसी पर। पॉइंट ना बेटा? तो अब मंदिर को जब लिख रहे हो तो ऐसे नहीं लिखेंगे। अब इन मंदिरों की परिकल्पना का आरंभिक आधार तो हमें कहां से मिला? आरंभिक आधार हमें लगभग मिलता है हड़प्पा सभ्यता से। भले ही हमें वहां मूर्ति मिली है, कोई देवालय हमें नहीं मिला, लेकिन देवालय का एक प्लेटफॉर्म जरूर मिला। संभव है आरंभिक क्रम में एक प्लेटफॉर्म चबूतरा बनाया गया, उस चबूतरे पर आद्य शिव को बिठाया गया। संभव है कि उनके लोक देवता रहे होंगे आद्य शिव। अगर वो देवता रहे होंगे तो सबकी सुनते होंगे, और ऐसा सुनते होंगे तो कुछ के लोगों के निर्णय भी करते होंगे। और ऐसा हो सकता है कि क्योंकि काल ऐसा था, बाद में जब देखते हैं ना, जब वैदिक काल आता है तो वैदिक काल में आपने देवता को कहां बैठा दिया? कुंड में। मतलब आग के कुंड के पास बिठा दिया कि जो कुछ हम आग में डाल लेंगे वो सब सीधा ईश्वर के पास जाएगा। एक आपने प्रतीकात्मक आधार बना लिया कि यहां डालो इस कुंड में, तो ईश्वर से बात हो रही है, नहीं तो नहीं हो रही है। लगभग वही विषय कि आपकी आस्था एक चबूतरे से हटके अब कुंड पर आ गई। ये वैदिक काल का विषय है। मौर्य काल में जब तक आएंगे तो असंरचनात्मक या संरचनात्मक छोटे वेब प्लेटफॉर्म बनेंगे। एक स्तंभ वाले जो मंडप में बैठा हुआ कोई मूर्ति होगी, तो संभवतः वो देवालय माना जाएगा। तो आप ये मत कहिए डायरेक्ट कि गुप्त काल में मंदिर का निर्माण हुआ। किसी भी मंदिर का निर्माण डायरेक्ट नहीं होता, उसका क्रमिक विकास का परिणाम होता है। धीमे धीमे व्यक्ति जब विकसित हो जाते हैं तब उसको स्वरूप दे देते हैं।
देवालयादित, जब आप बड़ी बड़ी इमारतें बना रहे होंगे तब संभव ऐसा रहा होगा। क्या है इसके पीछे अन्य कारक? कल हम पढ़ेंगे कि आर्थिक और सामाजिक कारक मंदिर निर्माण को कैसे प्रभावित करते हैं, तब हम आधुनिक काल के उत्तर को पढ़ेंगे। ये उत्तर थोड़ा सा कठिन इसलिए है कि डायरेक्ट इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकते। ये प्रश्न थोड़ा सा एथिक्स या कह सकते हैं कि इमोशन से जुड़ा हुआ है लोगों से। सर 11 बज गए हैं, टाइम हो गया है, धन्यवाद बताने के लिए।